Hello, everybody. Hi, Hempushp. Namaskar. Good afternoon, everybody. Last class, there were so many students. Right now, it's less. I think students are joining. Good afternoon, Payal. So before others are joining, let's discuss, guys. In the last class, like day before yesterday, we talked about how can we read the passages. Although we have read the passages earlier, you know the process. But over there, we understood the significance and the importance of transition words, the transitions. So I believe you might have used it and solved the passages accordingly. So how was your experience, your problems? Share your inputs, guys. You can speak up, you can type. Sir, it was matlab, not that bad, but there is a little bit of improvement. ठीक है, better. थोड़ा सा improvement है. Okay, good. Others, please. What's your opinion? I think you had took your mock also. आप लोगों ने mock दिया होगा Tuesday को. Yes, sir. Right. तो वहाँ पे जो पैसेजेस आपने रीड किए तो कुछ समझ आया या अभी भी प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स तो रही होंगी आई एम श्योर, लेकिन हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर उस दिन की क्लास के बाद से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट था, बट वो पैसेजेस का लेवल अभी थोड़ा हाई है। और जो अपन ने किया था वो थोड़ा सा इजी सा था। तो ठीक है, तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट पैसेज टुडे दैट यू डिड द मॉक। तो हम मॉक एनालिसिस करेंगे, उन पैसेजेस को ढंग से पढ़ेंगे आज। ठीक है, और देखेंगे कितने डिफिकल्ट हैं, देखेंगे। ठीक है अक्षत? ओके सर। तो ये पैसेजेस जो आपके सामने आए थे मॉक में, बड़े परेशान कर रहे थे आपको? वर दे डिफिकल्ट? एक बार रिपीट कर दो, आपने क्या पूछा? श्योर, आई एम आस्किंग कि जो क्वेश्चंस आए थे, जो पैसेजेस आए थे स्पेशली आपके मॉक टेस्ट में, वो डिफिकल्ट थे क्या? Okay, थोड़े बहुत डिफिकल्ट थे। ये सार्थक, यू कैन स्पीक अप। सर कल वाला थोड़ा हार्ड था, बाकी परसों वाला वाज अ बिट इजी, हाँ, तो मतलब हमने, अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट हिसाब से। मैं एक बार देख लो हमारा कौन सा वाला है टेस्ट, सॉरी, मॉक टेस्ट 22, 22 आई एम टॉकिंग अबाउट। 22 डिस्कस करेंगे आज। तो 22 कब था, कल था या परसों था? परसों था सर। अच्छा, कल वाला ज़्यादा टफ था। हाँ, मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, ओके। कल वाला भी डिस्कस करेंगे। कोई अगर स्पेसिफिक पैसेज आपको मिलता है और यू वांट कि भी ये वाला हम डिस्कस करें, हम उसको भी कर सकते हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे वो आपका ट्यूसडे वाला मॉक, आई बिलीव, विच इज मॉक नंबर 22। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज ओपन दैट मॉक टेस्ट एवरीबडी। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वी कैन डिस्कस दैट, देयर इज एन इम्प्रूवमेंट, बट आई स्टिल टेक मोर टाइम, अराउंड 10 to 12 minutes फॉर अ सिंगल आरसी। अच्छा, ठीक है। देखो, टाइमिंग के लिए आइडली आई शुड नॉट टॉक टू यू टुडे कि टाइमिंग कैसे कम करें, लेकिन हाँ, ये जो पैसेजेस आपके सामने है, जैसे आज हम 4 पैसेज पढ़ने वाले हैं जो आपके मॉक टेस्ट में आए थे, हम इनको कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह से पढ़ा जाए। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, पैसेज पहले पढ़ना है, क्या करना चाहिए, इसको आज समझेंगे। ठीक है, ढंग से डिटेल के अंदर। तो आई थिंक जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे अब और कर लेंगे, बट 25 हो गए अपन, तो शैल वी स्टार्ट? सर, वी हैव टू रीड ये ऑन ऐसे। ठीक है, हम सारे ऐसे पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं, जो भी होगा। लेट मी शेयर
Let me just open the mock test. Needs to be downloaded. Done. सर अपन वर्बल भी डिस्कस करेंगे क्या? Sorry. वर्बल वर्बल हाँ, वर्बली डिस्कस करेंगे। नहीं सर, पैरा कंप्लीशन और पैरा समरी, ये केवल आरसी करेंगे आज। आप जो कहेंगे हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉक है। सर बहुत हाँ ठीक है, वट एवर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग विल बी डिस्कसिंग दैट। बट मेरा मेजर हाइलाइटर जो है वो, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आरसी पे फोकस करूँ, क्योंकि उसी की हमने क्लास की थी। ऑड वन आउट और बाकी वो समरी उनकी हमने क्लास नहीं करी थी, तो उनके जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको चेक कर लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, ओके। देखो, एवरीबडी नोज कि पैसेज क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या है। आई थिंक आप लोग को आंसर्स पता है, राइट? यस सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो हमें आंसर्स भी नहीं जानने, तो हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ गेटिंग दोज राइट आंसर्स। किस किस के आंसर्स गलत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उसको कैसे सही किया जाए। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, उनके अकॉर्डिंगली आप मुझे आंसर्स देंगे एंड देन विल मूव अहेड। ये आपके सामने पहला पैसेज आया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये इजी था, कुछ कहेंगे डिफिकल्ट था, कुछ के एक दो क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, कुछ के कुछ कुछ करेक्ट होंगे। कोई ऐसा है जिसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हैं फॉर द फर्स्ट पैसेज? चार क्वेश्चन है, चारों करेक्ट है। कोई ऐसा है तो प्लीज टाइप द कमेंट। अच्छा, किस किस ने फर्स्ट वाले पैसेज को अटेम्प्ट ही नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया? कोई ऐसा है? यस सर, नहीं किया था। यस नहीं सर किया? नहीं किया। नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, काफी सारे लोग हैं। अच्छा, पर कोई ऐसा नहीं है जिसने, जिसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो फर्स्ट पैसेज के, राइट? नहीं है, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन। ये काम है हमारा, अदरवाइज क्लास का कोई फायदा नहीं है। ये हमें करना है। हमें अच्छे से पता है कि हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग है। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि जो भी पैसेजेस हम कर रहे हैं, हम इतने कॉन्फिडेंट हो उनके लिए कि वो सारे क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए उसके। नहीं तो फिर नेगेटिव मार्किंग का हमें फायदा नहीं। या फिर हमने पैसेज पढ़ा और सिर्फ दो क्वेश्चंस ही किए और दो ही करेक्ट हुए, तो भी सही नहीं है। तो मुझे पता है मैं बहुत गलत एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, आई एम वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, बट स्टिल आई विल बी हाईलाइटिंग इट कि हमें किस हद तक ये सब करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं इसे रीड कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये पैसेज आया, आई एम स्टार्टिंग माई मॉक टेस्ट, लेट्स अज्यूम I'm starting my mock test. I'm a student. From a student perspective, if I have to go to the verbal ability, how I'll be approaching this passage and mock test, I'll be telling you this. पहली चीज, the first thing that I'll be starting with, ये बहुत ध्यान आपको रखना है, अपने दिमाग में रखना है। आप लोगों के साथ, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। जैसे ही मॉक टेस्ट आता है, सबसे ज्यादा हमें डर लगता है वर्बल के पार्ट से, और उसमें भी आरसी के पैसेजेस से। द मोमेंट वी सी द पैसेज, वी डोंट रीड द पैसेज फ्रॉम द बिगिनिंग। हम पहले इसको नीचे तक देखते हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ा है, ओके, ये तो परेशान करेगा, ये तो नहीं आएगा मुझे। फिर हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं। ये सब बंद कर दीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप में से बहुत कर रहे होंगे, ये मत करिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको क्या सोचना है, लेंथ से पैसेजेस नहीं क्लियर होते। किससे होते हैं? पैसेज की लैंग्वेज से। सो वी विल शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द लैंग्वेज, नॉट द लेंथ। इज इट क्लियर? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे उसी समय पूछ सकते हैं। प्लीज स्पीक अप, अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्पीक अप। यस अर्षित, वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, सो लेंथ की टेंशन ना लीजिए, लैंग्वेज पे चलते हैं। आई विल बी ऑलवेज 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है। वो आपको बताएगा कि पैसेज किसके बारे में है। आई एम रीडिंग, द फर्स्ट थिंग टू एक्नॉलेज अबाउट डाइवर्सिटी इज दैट इट कैन बी डिफिकल्ट। मतलब ये पैसेज किसके बारे में है? साइंस है, हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, लिटरेचर है। हमें पता लग गया कि इट इज टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे इंपॉर्टेंट है, या क्या बता रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में। करेक्ट है, ओके। अब आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम है हिस्ट्री से, सोशल साइंस से, साइंस से। अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड।
आपको लगता है सोशल साइंस मुझे अच्छा नहीं लगता और पहला पैसेज उसी का है, छोड़ दीजिए, आगे चलिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, एंड वी शुड स्टार्ट रीडिंग द सेकंड वन। ठीक है, इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं बिगिनिंग के अंदर। सेकंड चीज, अब मुझे रीड करना है, समझ आ गया सोशल साइंस का है या मेरे पसंद का भी है, एंड आई हैव टू रीड इट वॉट एवर द केस में बी, वॉट एवर द रीजन में बी, हाउ आई शेल रीड इट। सो जब मैंने पहला पैसेज को, मतलब पहले पैराग्राफ को मैं पढ़ूंगा एंड समझूंगा इसको बहुत ध्यान से और धीरे धीरे कि ये पूरा पैराग्राफ कहना क्या चाहता है, बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ फॉर एवरी पैसेज इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, because it tells that what the whole paragraph and the passage is focusing on mainly. I'm reading it, that I read the first sentence, which clearly shows that it is acknowledging. The first thing to acknowledge about diversity is that it can be difficult, because it says first thing might mean that it can have more things as well. In the US, okay, where the dialogue of inclusion is relatively advanced, even the mention of the word diversity can lead to anxiety and conflict. Corporations spend billions of dollars to manage diversity, yet they still face discrimination lawsuits, and the leadership ranks of the business world remain predominantly white and male. After reading this, what I'm able to understand? The problems related and associated with the diversity. I'll have to read it in the context of US. This is what I got to know by reading the first paragraph. Correct? Now, I need to be a little bit faster now. So what I'll be doing is I'll be just emphasizing on the first sentence of each paragraph, and then I'll be just reading it quickly, keeping the claim and evidence relationship in mind. Is there anybody who doesn't understand the claim and evidence relationship? से क्या होता है? Sure. हिमांशु, क्लेम और एविडेंस रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि अगर ऑथर ने कोई क्लेम किया है तो वो उसके लिए एविडेंस ही प्रोवाइड कराएगा, और अगर उसने कोई एविडेंस दिया है तो उसका मतलब वो किसी क्लेम के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैंने क्लेम को समझा तो मुझे एविडेंस पता लग जाएगा, मैंने एविडेंस को समझा तो मुझे क्लेम पता लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल्स। श्योर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो भी रियल लाइफ। मैं आप लोगों से बार बार पूछ रहा हूँ कि आपको समझ आया या नहीं आया, आप लोग मुझे कह रहे हो हाँ आ गया। क्यों? ये आप लोग एविडेंसेस दे रहे हो मेरे क्लेम के लिए। और अच्छे से समझाऊं अगर मैं, तो ये कह सकता हूँ मैं कि ऑथर की बात कर लेते हैं ना, इधर उधर क्यों देखें। फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, द फर्स्ट थिंग इज टू एक्नॉलेज अबाउट डाइवर्सिटी इज दैट इट कैन बी डिफिकल्ट। ये कौन बोल रहा है? इज इट अ क्लेम और अ एविडेंस? सर क्लेम। क्लेम, वेरी गुड। ये ऑथर क्लेम कर रहा है, कह रहा है कि जो पहली चीज है जो डाइवर्सिटी के बारे में एक्नॉलेज हम कर सकते हैं वो ये है कि ये डिफिकल्ट है। अब ये डिफिकल्ट कैसे है इसको प्रूव करेगा वो, यानी इसके लिए वो एविडेंसेस देगा। आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो एविडेंसेस हैं, देखिए। In the US, where the dialogue of inclusion is relatively advanced, even the mention of word can lead to anxiety and conflict. क्या है ये सेंटेंस क्यों लिखा गया है यहाँ पर? टू सपोर्ट द फर्स्ट सेंटेंस। अब इसको आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है कैसे? Corporations spend billions of dollars to manage diversity, yet they still face discrimination lawsuits, and the leadership ranks of the business would remain predominantly white and male. That is why it was clearly written that diversity is difficult. Clear? I hope claim evidence relationship समझ आ गया? यस सर। राइट। तो ये क्लेम एविडेंस रिलेशनशिप आपके लिए काफी हेल्प करेगा। भाई पैसेजेस अलग अलग तरह के होते हैं, सो यू विल फाइंड डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द पैसेज। Yes, day before yesterday when we had a class, we talked about how can we read and identify and understand the passages by the help of transition words. Transition words यहाँ पे भी हैं, वो देखिए कैसे, ये देखिए। First thing, acknowledge with diversity can be difficult with the dialogue is inclusion related advance even. All are transition words. Yet, transition words. ये सब क्या है? All are transition words. In transition words say we get to know that what author is trying to say over here. So he is making a claim. और वो claim क्या है वो इसको पढ़ के हमें पता लगेगा। तो हम claim evidence relationship भी समझ सकते हैं, या हम transition words की power को भी देख सकते हैं। जो लास्ट टाइम हमने पैसेज किया था वहां पे claim evidence से ज्यादा
ट्रांजिशन वर्ड्स हाईलाइटेड थे, पॉपुलेटेड थे। यहाँ पर क्लेम एविडेंस ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ट्रांजिशन वर्ड्स नहीं है इतने पॉपुलेटेड। कीपिंग द फर्स्ट पैराग्राफ इन माइंड, आई शैल मूव टू द सेकंड पैराग्राफ, which says diversity of expertise confers obvious benefits. You would not think of building a new car without engineers and quality control experts. But what about social diversity? ये क्या है? This is another claim that author is making. Next sentence में भी claim बता रहा है. What good comes from diversity of race, ethnicity, gender and sexual orientation? अब उसका आंसर देगा. That social diversity can cause discomfort, rougher interactions and a lack of trust and greater perceived interpersonal conflict. ये सब कहाँ से आया? ऊपर वाले सेंटेंस पे लिखा था डाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट, सेकंड सेंटेंस में बोल रहा है सोशल डाइवर्सिटी इज मोर डिफिकल्ट, इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, बट transition word, okay, so it has to be highlighted, right? Diversity enhances creativity. Who says this? This is a claim, author made it, it's pretty important for us. Here he made a claim with the help of transition words. Earlier what he was talking about कि बॉस क्लेम डाइवर्सिटी जो है वो डिफिकल्ट है, यहां से वो बोल रहा है कि नहीं, डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। अब आगे उसको डिस्क्राइब करेगा क्या, इट एनकरेजेस समथिंग, इट कैन लीड टू दिस डिस्कवरीज एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशंस। अब यहाँ पे इसने क्लेम्स किए हैं, हमें चाहिए एविडेंसेस, ये एविडेंसेस हैं हमारे, दिस ऑल आर एविडेंसेस, ठीक है। Now I'm going to the last sentence which says this is how diversity works. कोलन है, कोलन डिस्क्राइब करेगा कैसे, by promoting hard work and creativity, by encouraging the consideration of alternatives even before any interpersonal interactions take place. तो मतलब पैसेज कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये ऑथर का क्लेम है, उसके आगे वो बिल्डअप कर रहा है. We'll read and we'll understand what he's trying to say. But what have I done? I have mentioned and identified the structure of the passage. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसेज ऐसे ही पढ़ना है. बॉस, यू हैव टू रीड पैसेज का ईच एंड एवरी लाइन एंड ईच एंड एवरी पैराग्राफ. बट पॉइंट क्या है, व्हेन आई एम रीडिंग इट एज अ स्टूडेंट, मैं इसे मैप कर रहा हूँ, कैसे पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से, दूसरा तीसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड है. ये करना जरूरी है, इसे स्ट्रक्चर या मैपिंग कहते हैं. तो मैंने आपसे कहा यहाँ पे उसने ऑथर ने क्लेम किया है, अब देखिए एविडेंसेस को देखते हैं. बिजनेस प्रोफेसर दिस पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी studied the effect of gender diversity on the top firms in this place. So what he says, first they examined, तो उन्होंने कुछ examine किया, they looked at this and then they also measured this. So also is the transition word through which identify कि जो पहले हो रहा है उसी को आगे highlight किया जा रहा है. Ultimately क्या हुआ, they found that companies that prioritized innovation saw greater financial gains when women were part of the top leadership ranks. ये उनका कंक्लूजन था. किसको हाईलाइट कर रहा है, डाइवर्सिटी को, ठीक है. सो ये जो क्लेम यहाँ पे ऑथर ने किया था, डाइवर्सिटी इनोवेशन को और क्रिएटिविटी को इनहेंस करती है, उसका एविडेंस हमने यहाँ देखा और ये फाइनली एविडेंस का कंक्लूजन हमें मिल गया. आगे, रेशियल डाइवर्सिटी कैन डिलीवर द सेम बेनिफिट्स. अगेन नेक्स्ट सेंटेंस यानी नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि अभी तक सोशल डाइवर्सिटी की बात थी, अब रेशियल डाइवर्सिटी की बात हो रही है, और उसके आगे उसका एग्जाम्पल आ रहा है, पढ़ लेते हैं. 2003, this person who is a professor at this place found these many banks increases in racial diversity were clearly related to enhanced financial performance. दो एविडेंसेस आ गए हमारे पास, रेशियल डाइवर्सिटी का भी आ गया और सोशल डाइवर्सिटी का भी आ गया. नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, डाइवर्सिटी प्रोवोक्स थॉट, अनदर पॉइंट. सो ऑल पॉइंट्स आई एम हाईलाइटिंग. ये सब क्या है, क्लेम्स है, सब क्लेम्स है, उसके आगे हमें एग्जाम्पल मिलेगा. आई होप आप सबको समझ में आ रहा है और कोई कंफ्यूजन नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एविडेंस मिल रहा है 2004, ये प्रोफेसर ने एग्जामिन किया द इन्फ्लुएंस ऑफ रेशियल एंड ओपिनियन कंपोजिशन इन स्मॉल ग्रुप्स
And then these groups asked to discuss a prevailing social issues. This, the researchers wrote this: when a black person presented a dissenting perspectives to a group of whites, the perspectives were perceived as more novel and led to broader thinking and consideration of alternatives than the white person. So what is the lesson? Lesson के बाद आ रहा है colon, जो कि हमारे लिए important है. So let's highlight that. When we hear dissent from someone who is different from us, it provokes more thoughts than when it comes from someone who likes us, who are like us. So by reading this, we can clearly identify what he is trying to say. So diversity provokes thought. How do they do? This is the last sentence, which says the same thing as the first sentence. And this is the evidences. I hope समझ आ रहा है, right? Yes, sir. Right, okay. Next paragraph, members of homogeneous group rest somewhat assured that they will agree with one another and will understand one another's perspective and will easily come to consensus. ये जो claim दे रहा है, ये भी एक claim है, but this is little bit different than what we have discussed in the previous sentence. But इसलिए यहाँ पे but आ रहा है. When members of a group notice that they are socially different from one another, they change their expectations. So they anticipate differences of opinions and perspectives and they assume they will need to work harder to come on a consensus. So people work harder in diverse environments, both cognitively and socially, leading to better outcomes. This is again a claim mentioned by author, which he is clearly agreeing with. Last sentence, how this is how diversity works: by promoting hard work and creativity, by encouraging the consideration of alternatives even before an interpersonal interaction take place. I am damn sure everybody must have understood this passage. कोई ऐसा है जिससे पैसे समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे बताइए. नहीं है, राइट? एवरीबडी अंडरस्टूड? अभी अगर मुझे इसकी सम अप करना है, आउटलाइनिंग करनी है, तो हाउ आई विल बी डूइंग इट. मैपिंग करनी है तो हाउ आई विल बी डूइंग इट. First paragraph talks about that diversity is not so easy. It's very difficult. But diversity enhances creativity. So, introducing a topic. Yes, someone said something. Yes, Himanshu? सर एक बार मेरे फ्रेंड को समझ नहीं आया कुछ. तो आपका फ्रेंड क्यों नहीं बोल रहा? बोल सर समझ में नहीं आया था थोड़ा सा पैसेज ये, मतलब लास्ट अब में आया नहीं आया? एंड का थोड़ा सा रह गया, मतलब ऊपर एविडेंस जो आप अपन क्लेम कर रहे थे उन समझ में आ रहा था, लेकिन एंड का नहीं आया जो अपन लास्ट में बातें करी ना अपन ने उनसे. Okay, let me take you through. तो आज हिमांशु अकेला है या आज भी मान्य और कार्तिक के साथ में बैठे हैं? सर ये सर साथ ही सेंटर पे हैं. अच्छा, सब साथी हैं, ठीक है, फाइन. तो अब देखिए गाइस, मैं मैपिंग कर रहा हूँ पैसेज की, आपको दोबारा समझ आ जाएगा अगर नहीं आया होगा तो. अल्टीमेटली फर्स्ट पैराग्राफ पूरा और हाफ सेकंड पैराग्राफ का हाफ पार्ट क्या बोल रहा है कि डाइवर्सिटी डिफिकल्ट है. डाइवर्सिटी क्रिएट्स मेनी डिस्कम्फर्ट, rougher interactions and a lack of trust and greater perceived interpersonal conflict. So बॉस, डाइवर्सिटी जो है वो आसान नहीं है, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है. लेकिन डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है. आप देखिए पैसेज को कैसे लिखा गया है कि यहाँ तक का जो पार्ट है ना, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ या सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर. ओके, Yes, sir. परफेक्ट. सो ये जो फर्स्ट एंड पार्ट वाला पार्ट था यहाँ तक, यहाँ पे ऑथर ये कह रहा था कि भाई डाइवर्सिटी बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट दैट इजी. लेकिन जब बाकी का पैसेज हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें एकदम ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है और ये बता रहा है कि डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है एंड इट क्रिएट्स, इट इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी, इट क्या कहते हैं, प्रोवोक्स थॉट्स. तो ये पैराग्राफ क्लियर हो गया. नेक्स्ट में मुझे पता लग गया कि डाइवर्सिटी एनहांसेस क्रिएटिविटी, उसके एविडेंसेस मुझे मिल गए पढ़ने को. साथ में और आगे पता लग रहा है कि दे फाउंड, जो मेजर एविडेंसेस में किए उसमें किस तरह से फर्क पड़ रहा है और कैसे ये चीज इंप्रूव हो रही है. लास्ट में नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है रेशियल डाइवर्सिटी कैन डिलीवर द सेम बेनिफिट्स. तो इसके भी क्या फायदे हैं और कैसे ये थॉट्स को प्रोवोक कर रही है, उसका कंक्लूजन क्या है, एवरीथिंग वी गेट इट.
लास्ट पैराग्राफ, सॉरी सेकंड लास्ट पैराग्राफ ये वाला, इसमें ये लिखा हुआ है, members of this homogeneous group rest somewhat assured that they will agree with one another and will understand one another's perspective and will easily come to a consensus. अल्टीमेटली इस पहले वाले पैराग्राफ से इसको लिंक किया जा रहा है that जब अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक साथ बैठे हुए हैं तो वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, और अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग नहीं है, एक ही डाइवर्सिटी के लोग हैं तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये बता रहा है यहाँ पर कि एक ही डाइवर्सिटी के अगर हैं तो ज़्यादा वो मुश्किल नहीं हो रही है उनको, मतलब इट्स ओके, बट जैसे ही अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग आते हैं पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, वो अलर्ट हो जाते हैं, और फिर एक कॉग्निटिवली एक अच्छा एनवायरनमेंट उनका क्रिएट होता है और वो ज़्यादा यकीन करते हैं उसकी बात पे। ये कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे ऊपर उन्होंने 15 लोगों के ऊपर ये रहा, यहाँ पे इन्होंने डिस्कशन किया था जिसमें when a black man, तो ये researchers wrote dissenting opinions and had both black and white members delivered to their groups. तो जब black person white लोगों के को कुछ बता रहा है तो white लोग बहुत ध्यान से समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, और जब इसका ऑपोजिट हो रहा है यानी white कुछ बता रहा है तो सारे black भी ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं उस चीज को। लेकिन जब सेम करते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ऐसा ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ क्लेरिफाई कर रहा है। इसीलिए लास्ट सेंटेंस जो हमें मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे लिए लर्निंग है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको येलो में। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पीपल वर्क हार्डर इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स बोथ कॉग्निटिवली एंड सोशली एंड लीडिंग टू बेटर आउटकम्स, जिससे जो हमारे आउटकम्स हैं वो बेटर निकलते हैं। लास्ट सेंटेंस कह रहा है दिस इज हाउ डाइवर्सिटी वर्क्स। कैसे वर्क करती है डाइवर्सिटी? प्रमोट करती है हार्डवर्क को, क्रिएटिविटी को, एनकरेज करती है कंसिडरेशन को, ऑल्टरनेटिव्स को, तब भी करती है जब इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन है। सो अगर मैं यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हिमांशु क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। अब वही क्वेश्चन जो मैंने पहले आपसे पूछे थे परसों, टॉपिक क्या होगा इस पैसेज का आपके हिसाब से? शेयर योर इनपुट्स गाइस, क्या टॉपिक होना चाहिए दैट शुड कवर द एंटायर पैसेज? व्हाट हैपेंड गाइस? पैसेज समझ आ गया है ना हमें? प्लीज प्रोवाइड मी विद द हेडिंग ऑफ द पैसेज। टॉपिक क्या है हमारा? थैंक यू हिमांशु। टॉपिक क्या था हमारा, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम डाइवर्सिटी। ठीक है डाइवर्सिटी। मैं, डाइवर्सिटी एब्सोल्युटली, डाइवर्सिटी इज द टॉपिक। ऑथर डाइवर्सिटी से अग्री करता है, डिसअग्री करता है? मतलब टोन क्या है ऑथर का? क्विकली गाइस। हाय उदयदीप, उदयदीप। यस थैंक यू रिमझिम, दैट्स राइट, ही इज अग्रीइंग, he agrees, yes he does agree. Pros and cons of diversity. Okay. Excuse me, sir. Yes. Yes उदय। Sir, can you repeat once? Actually, you were not audible. अच्छा अच्छा, आई एम जस्ट आस्किंग कि इस पैसेज का अगर एक टॉपिक दिया जाए तो क्या टॉपिक होगा? अगर मैं ऑप्शन दे दूं चार तो आसान होगा ना आपके लिए चूज करना, राइट? सो व्हेन वी लुक एट द ऑप्शंस इट्स लाइक ऑड इवन आउट, बट वो गलत है क्योंकि ऑप्शंस आपकी हेल्प के लिए नहीं होते, आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं। तो आप ऑप्शंस को छोड़िए और अपने हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है पैसेज का हेडिंग क्या होना चाहिए, इसमें पूरा पैसेज आ जाए और उसके बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन ना आ जाए। जैसे हेडिंग में दे रहा हूं कि डाइवर्सिटी इज गुड, क्या ये हेडिंग हो सकती है? डाइवर्सिटी इज गुड।
नो, वेरी गुड, थैंक यू रिमझिम। नो दूसरा सर। है, नहीं होगा, वेरी गुड, करेक्ट है। मैं दूसरा देता हूँ, क्रिएटिविटी इज डाइवर्सिटी। नो सर। नो, डाइवर्सिटी इज क्रिएटिविटी। नो सर। नो सर, ओके, गुड। तो आप क्या कर रहे हो, कीवर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि पैसेज क्या कहना चाह रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वाला सुनिएगा जरा, डाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट बट एनहेंसेस क्रिएटिविटी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस, डाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट बट एनहेंसेस क्रिएटिविटी, दिस इज द पैसेज इज हेडिंग। इसके अंदर कुछ भी इनस्कोप नहीं बचा, कुछ भी आउटस्कोप नहीं बचा, पूरा पैसेज इसके अंदर आराम से कवर हो जाएगा। तो जब ये हेडिंग आप देंगे, देन यू विल स्टार्ट रीडिंग एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज प्रॉपरली। समझ आ रहा है बच्चों? देयर इज एन इंप्रूवमेंट, आई शुड टेक मोर टाइम, राइट? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, राइट? तो भाई यस सर। पैसेज को पैसेज के हिसाब से समझो, ये मत सोचो कि ये चॉइसेस हमारे लिए बनाई गई हैं, नहीं। इमेजिन, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आएगा आपको। जो भी ये पैसेजेस बनाते हैं ना, जो भी टीचर्स वगैरह, उनको पर क्वेश्चन के या पर पैसेज के पैसे दिए जाते हैं। और वो कैसे मिलते हैं आपको पता है, इसमें भी टीचर्स अलग अलग होते हैं, पेड, जो पेइंग कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। कुछ को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, कुछ को कम मिलते हैं, क्योंकि वो हार्डर क्वेश्चंस बनाते हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस बनाते हैं। अब ये हार्ड इजी क्या होता है, ये दो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, पैसेज को किस तरह से लिखा गया है, पैसेज में लैंग्वेज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। आपको पता है इनडायरेक्ट लैंग्वेज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो सेंटेंसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मीनिंग भी क्लियरली समझ नहीं आता लोगों को। और वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इस लास्ट सेंटेंस की बात करूं, अगर हम लास्ट सेंटेंस को देखें सिर्फ, तो यू विल रियलाइज, यस प्रियांशी, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉज या कॉन्स को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसलिए वी कांट गो विद दिस प्रॉज एंड कॉन्स, क्योंकि हम सिर्फ एक एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेट्स। तो एक एक ट्रेट की हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसमें क्या अच्छाई है। ठीक है, ये तो हुई एक चीज। दूसरी चीज, जो आपने आंसर दिया है दैट इज अ जनरल वन, और जो हम लोग जाना चाह रहे हैं वो है थोड़ा सा प्रिसाइज, कि हम स्पेसिफिक में जाएं। तो rather than saying कि pros and cons of diversity is the heading, we need to specify that, which is easy for us, और ज़्यादा specific भी हो जाएगा, इसलिए we are doing this way। ठीक है, I hope it is clear। हाँ, what I was trying to tell you is that कि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाता है उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, कैसे डिसाइड करें कि भाई इसको ज़्यादा पैसे देने हैं, इसको कम पैसे देने हैं, वो डिपेंड करता है what type of passages they are making। और ये कैसे डिसाइड होता है, चॉइसेस पे भाई, कितनी ज्यादा सिमिलर चॉइसेस होंगी, कितनी ज्यादा डिसिमिलर चॉइसेस होंगी। तो अगर आपको मैं पैसेज बनाने को दूं, एक क्वेश्चन बनाने को दूं, तो आपकी कोशिश भी रहेगी कि भाई ऐसे चॉइसेस बनाई जाएं जो एक्चुअल आंसर के काफी आसपास हो। तो डिजाइन कैसे होते हैं क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन बनता है, फिर उसका एक करेक्ट आंसर लिखा जाता है, और फिर उसके आसपास की चॉइसेस बनाई जाती है, जो ज्यादा दूर ना चली जाए करेक्ट आंसर से, अदरवाइज यू विल नॉट मार्क इट। तभी वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पैसेज से मिलेंगे, चॉइसेस से नहीं। आंसर चॉइसेस आर अ ट्रैप फॉर यू, आइए और खड्डे में गिर जाइए। तो यहाँ चार खड्डे हैं, तीन खड्डे हैं, एक करेक्ट आंसर। आपको नहीं पता कौन सा आंसर है, कैसे पता लगेगा, पैसेज बताएगा। आइए पैसेज पे, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर इन द पैसेज, मुझे बताइए, छोड़ दीजिए चॉइसेस को। क्यों लिखा है ऑथर ने पैसेज, क्या जरूरत थी उसको पैसेज को लिखने की? We have understood the passage and I'm sure you are able to understand why did he write down the passage। टाइप करने में टाइम लगता है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम सर, नहीं टू है। एक्सप्लेन अबाउट डाइवर्सिटी। टू एक्सप्लेन अबाउट डाइवर्सिटी, थोड़ा तो नहीं, काफी ज्यादा ओपन एंडेड हो गया, मतलब काफी सारी चीजें आ सकती हैं इसके अंदर, राइट? ओके, बट ठीक है, करेक्ट आंसर है। और यस वैभव, The Sir, or diversity के बेस maybe, हाँ, एक मिनट गो पायल। अहेड पाए गो यस अहेड वैभव, पाए नो नो सर। वैभव बताओ। सर, डाइवर्सिटी और जेंडर और कास्ट रिलेशन में क्या डिफरेंसेस है और किस बेसिस पे वो इफेक्ट कर सकती है किसी भी
कम्युनिटी और सोसाइटी को। बेटा ये टॉपिक बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ लिखा क्यों है उसने, पैसेज क्यों लिखा है, व्हाट ही वांट्स टू से। यूएस में आइडेंटिफाई करने के लिए कि डाइवर्सिटी के क्या क्या इफेक्ट्स है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पायल? सर आई थिंक मे बी ये एम्फेसाइज कर रहा है कि ये क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करता है। ठीक है, ओके, एम्फेसाइज कर रहा है कि क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है, फाइन। मैं चॉइसेस पे जा रहा हूँ, देखिए। टू कंक्लूड that diversity in the corporations in the US is not encouraged as of now, but it is very easy to do in the future. अब देखिए इस आंसर चॉइस को, किसी को लगता है ये आंसर हो सकता है? नो सर। नो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कह रहा है कि कंक्लूड किया है, क्या कंक्लूड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑथर का, कि जी डाइवर्सिटी इन द कॉर्पोरेशंस, तो डाइवर्सिटी कहां तक सिमट गई, कॉर्पोरेशंस तक, यानी सोशल डाइवर्सिटी आउट, रेशियल डाइवर्सिटी आउट, डाइवर्सिटी ओनली लिमिटेड टू कॉर्पोरेशंस, और वो भी कहां पे, सिर्फ यूएस में। इज नॉट एनकरेज्ड एज ऑफ नाउ, सो इट्स टॉकिंग अबाउट द टाइम एलिमेंट एज वेल। क्या आ गया यहाँ पे, टाइम एलिमेंट, बट इट इज वेरी इजी, आई शुड से इट वेरी एक्सट्रीम, टू डू इन द फ्यूचर। मतलब इतने सारे रीजंस है इस चॉइस को एलिमिनेट करने के, कि पूछिए मत। रियल एग्जाम में, आपके रियल कैट में अगर पैसेजेस डिफिकल्ट होंगे गाइस, इतने सारे इनपुट्स नहीं मिलेंगे एलिमिनेट करने के लिए। हो सकता है एक या दो इनपुट्स मिल जाए एलिमिनेट करने के लिए, तब भी आपको एलिमिनेट करना है। इज इट क्लियर एवरीबडी? यस सर। यस सर। नेक्स्ट चॉइस, to assert that top positions in business continue to be predominantly occupied by white males. मतलब ऑथर ने पूरा पैसेज इसलिए लिखा है ये बताने के लिए कि जो टॉप पोजीशंस हैं बिजनेस में, वो हमेशा वाइट मेल्स के थ्रू ही डोमिनेंटली रही हैं, यानी वाइट मेल्स के पास ही रही हैं वो। क्या ये बता रहा है पैसेज में? नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। क्या किया इसने, एक एग्जाम्पल को पिक किया और उसी को इसने पूरा मेन पैसेज बना दिया, मतलब मेन पैसेज का आइडिया बना दिया। समझ रहे हैं आप? सी, to prove that social diversity in a group can cause or lead to differences among the members of the group. It is specifically talking about social diversity. ये कह रहा है प्रूफ करने के लिए, पैसेज लिखा है प्रूफ करने के लिए कि जो सोशल डाइवर्सिटी है किसी ग्रुप में, वो कॉज भी कर सकती है और लीड कर सकती है, या तो कॉज करेगी या लीड करेगी डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। बट ये चॉइस ये नहीं बता रहा कि वो पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में होगा, बस लीड टू डिफरेंसेस। तो मोस्ट लाइकली ये नेगेटिव वे लग रहा है, क्योंकि वो डिफरेंसेस करेगी मेंबर्स ऑफ ग्रुप के अंदर। समझ आ रहा होगा, आई एम श्योर। तो ये एकदम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको दे रहा है। लास्ट सेंटेंस बोल रहा है, टू हाईलाइट द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी इन डिफरेंट एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एम्पिरिकल एविडेंस। आप मुझे बताइए, डी चॉइस के अलावा कहीं कोई चॉइस का 1% भी आपको लग रहा है कि आंसर हो सकता है? नहीं सर। नो सर, अब नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। तो हमने क्या किया, डिड वी रीड द पैसेज केयरफुली? नो वी डिडंट। व्हाट वी वर डूइंग, वी वर फॉलोइंग द ऑथर। रिमेंबर, परसों मैंने कहा था लास्ट में, हमें ऑथर को फॉलो करना है विदाउट यूजिंग आवर ब्रेन एंड आवर हार्ट। ऑथर कहाँ ले जा रहा है, किस पैराग्राफ में क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाई डिड ऑथर आस्क दीज क्वेश्चंस? दो क्वेश्चंस पूछे ऑथर ने, क्यों पूछे? सर टू प्रूव हिज क्लेम। क्लेम प्रूव करने के लिए क्वेश्चन पूछना, हाँ है, पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ पे वो नहीं पूछ, प्रूफ नहीं कर रहा है इस चीज से। देखो आप क्या बोल रहा है, पहले वाले सेंटेंस में उसने बोला कि जी लीडर से जो डाइवर्सिटी है, दे स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन, लॉ सूट्स, इतना सब कुछ हो रहा है इसमें। अगला नेक्स्ट वाला बोल रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज कॉन्फर्स ऑब्वियस बेनिफिट्स, you would not think of building a new car without engineers and quality control experts. But what about social diversity? What good comes from diversity of race, ethnicity, gender, sexual orientation? ये सब क्यों बोल रहा है वो?
waiting for 3 more seconds. Yes, Himanshu, go ahead. सर मैं नहीं बोल रहा था। तो अच्छा, कोई एक बात बार नहीं। इसका मतलब बता दो ये तीनों सेंटेंस का ढंग से। कौन से सेंटेंसेस बेटा? ये जो जो आपने मैंने हाँ अंडरलाइन किए, ठीक है, वही वही मैं अभी समझाने वाला हूँ। ओके ओके। तो देखिए, समझते हैं इसको। क्यों ऑथर ने इस तरह से स्टार्ट किया है? क्वेश्चन क्यों ले रहा है? बिकॉज डाइवर्सिटी इन दिस मोर। राइट रिमझिम, काफी हद तक सही कह रहे हो आप। देखो, ये कह रहा है कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज कन्फर्स ऑब्वियस बेनिफिट्स। स्टार्टिंग में बोल रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ऊपर वाली बात से देखा जाए तो। ऊपर वाले में लिखा हुआ था कि भाई, येट दे स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन लॉसूट्स एंड द लीडरशिप रैंक्स ऑफ द बिजनेसेस वुड रिमेन प्रीडोमिनेंटली वाइट एंड मेल। अच्छा, तो ये यहां से लिया था इसने। तो फर्स्ट वाले में जो कह रहा था ना आपको, ये सेकंड सेंटेंस, ये इसने एज इट इज यहां से पिक किया है, वर्बोज यहां से पिक किया है एज इट इज। ओके, खैर, नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि जो डाइवर्सिटी है एक्सपर्टीज की, वो कन्फर कर रहा है ऑब्वियस बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज मतलब, यानी कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक साइंटिस्ट है, राइट, एक सोशलिस्ट है, इन सब के अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। अगर इन सब की बात की जाए तो इसके काफी बेनिफिट्स हैं, ऐसा वो कह रहा है। कैसे? इसका एग्जाम्पल भी दिया है उसने। अब मैं जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये एग्जाम्पल है इस चीज को प्रूव करने के लिए। क्या लिखा है? यू वुड नॉट थिंक ऑफ बिल्डिंग अ न्यू कार विदाउट इंजीनियर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स। तो जो इंजीनियर होंगे वो एक्सपर्ट है अपने इंजीनियरिंग के, जो क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी चीज के एक्सपर्ट हैं। तो इसे कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज। आई होप समझ आ रहा है, राइट? तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग कि भाई ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज जो है वो तो ऑब्वियस बेनिफिट्स लाती है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी के बारे में क्या ख्याल है? उसमें क्या होता है? व्हाट गुड्स कम फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ रेस? मतलब अगर कोई एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, रिलीजन में डाइवर्सिटी है, एक काला है, एक गोरा है, या उसमें कलर में डाइवर्सिटी है, एक साउथ से है, एक नॉर्थ से है, एक ईस्ट से है, उनके अलग अलग जगह से डाइवर्सिटी है, एक मेल है, एक फीमेल है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये वो पूछ रहा है। व्हाट गुड कम्स फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन? ठीक है, इनका क्या फर्क पड़ता है? आगे उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, कैसे फर्क पड़ता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये 3 सेंटेंसेस क्यों लिखे गए हैं? आई एम श्योर ये समझ आ गए होंगे आपको, राइट मान्या? यस सर आ गया। अब ये लिखे क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैंने पूछा भी इसलिए क्योंकि ये लैंग्वेज आसान नहीं थी, थोड़ी सी ट्विस्ट करके लिखी गई है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इन क्वेश्चंस को कहते हैं रेटोरिकल क्वेश्चंस। कभी सुना है आपने गाइस? कुछ लोग इसको रेटरिक कहते हैं, कुछ रेटोरिकल कहते हैं, बट मीनिंग इज द सेम। हैव यू हर्ड दिस वर्ड अर्लियर और नॉट? नहीं नो सुना? सर। नो सर। अच्छा, अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देते थे हम स्कूल में। राइट, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी समझ आ जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स नहीं चाहिए होते। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन करो क्लास चल रही है और छोटे बच्चे बैठे हैं। बड़े बच्चे तो यार ऐसी हरकतें करेंगे नहीं। छोटे बच्चे बैठे हैं, लेट्स से 4th क्लास के या 3rd क्लास के, और टीचर चला गया, पीरियड खत्म हो गया उसका, दूसरा पीरियड आएगा, तब वो दूसरा टीचर आएगा। अब बच्चे जो हैं वो अपनी धुन में मस्त हैं, मस्ती कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब टीचर एंटर हो गया क्लास के अंदर, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, अभी भी चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 2 मिनट तो टीचर ने इग्नोर किया, फिर तीसरे सेकंड वो चिल्ला के बोलता है, एम आई फूल हुज स्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू टीच यू? क्या मैं बेवकूफ हूँ जो यहाँ खड़ा हूँ और तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ? आपको क्या लगता है, कोई खड़ा होकर इसका आंसर देगा? नो नहीं सर। सर। नहीं देगा, राइट? सब चुप हो जाएंगे। बट अगर देखा जाए लैंग्वेज के पार्ट पे, तो ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, एम आई फूल हु इज स्टैंडिंग हियर एंड ट्राइंग टू टीच यू? गेट इट गाइस? इसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स नहीं होते, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, वो अपने आप अंडरस्टूड है उनके क्वेश्चंस। ठीक है, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस उसने पूछे हैं यहाँ पर। क्यों पूछे हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस? क्योंकि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है किसको? सोशल डाइवर्सिटी को।
क्यों पूछे उसने क्वेश्चन? आई रिपीट, क्योंकि वो सोशल डाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है, इसलिए उसने ये क्वेश्चंस पूछे हैं। अब आप देखिए, मैं दोबारा पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगा। व्हाट गुड कम्स फ्रॉम डाइवर्सिटी ऑफ, भाई ठीक है समझ आया, डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज होगा तो उसका तो बेनिफिट होता है, लेकिन सोशल डाइवर्सिटी का क्या फायदा? सोशल डाइवर्सिटी के तो काफी नुकसान है। वो डिस्कम्फर्ट करता है, रफ इंटरेक्शंस करता है, लैक ऑफ ट्रस्ट करता है, बहुत सारे नाटक करता है। लेकिन डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, ये इंट्रोड्यूस करना था उसको, इसलिए उसने ये सारे क्वेश्चंस पूछे और रेटोरिकल पॉइंट्स दिए। आई होप इट इज क्लियर। सर अभी जैसे ये पैराग्राफ जो अभी अपन ने पढ़ा, वो थोड़ा ऐसे पढ़ने में टफ लगता है, तो उसको स्किप करके आगे पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं, तो इज इट ओके या फिर उसको समझने में टाइम देना चाहिए? कोई ऐसी अच्छा चीज है? ठीक है, ठीक है, मैं इसका आंसर देता हूँ एक क्वेश्चन से। ओके, अलाउ मी टू डू दैट। ओके। इमेजिन करो हम एक पिक्चर देख रहे हैं, और पिक्चर है लेट्स से 2.5 आवर्स की। हमने मूवी देखी, शुरुआत की 15 मिनट, उसके बाद हमारा एक कॉल आ गया, हम बाहर चले गए। अब हम आधे घंटे बाद वापस अंदर आए। 15 मिनट की मूवी देखी थी, आधे घंटे बाद अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब 45 मिनट्स निकल गए। सही कहा मैंने? मैथ अच्छी है क्या? Right. अब मुझे मूवी समझ आएगी या नहीं आएगी? नो सर। नहीं। आगे और सुनो, फिर आधे घंटे मैंने मूवी देखी, फिर आधे घंटे बाद मेरा एक कॉल आ गया, फिर मैं 15 मिनट के लिए बाहर चला गया, फिर मैं वापस आया 15 मिनट बाद। तो मैंने दो ब्रेक लिए आधे आधे घंटे के, सॉरी आधा घंटे का एक और 15 मिनट का एक, और बीच में गैप दिया 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया, 45 मिनट्स मैंने मूवी देखी। क्या मुझे मूवी समझ आएगी दो अलग अलग पार्ट्स में? नो सर। डिपेंड करता है मूवी पे गाइस। अगर मूवी आसान होगी, सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, कॉमेडी मूवी है, ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, तो शायद समझ में आ जाएगी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस। राइट। लेकिन अगर प्लॉट ट्विस्टेड है, थोड़ी टफ टफ मूवी है, सस्पेंस थ्रिलर है, नहीं समझ आएगी। सिमिलरली सिमिलरली विद द पैसेजेस, अगर पैसेज आसान है, आप जंप करते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रांजिशन ज्यादा है तो नहीं समझ आएगा। जैसे इस पैसेज को देख लीजिए, मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं सेकंड पैराग्राफ को जंप कर जाऊं तो क्या मुझे पैसेज समझ आएगा? नहीं, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में तो ही वॉज यू नो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट डाइवर्सिटी, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में वो सपोर्ट करना शुरू करता है, अदरवाइज तो नहीं करता। तो वो मुझे रियलाइज ही नहीं होगा। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा वेर ही इज क्रिटिसाइजिंग, सेकंड पैराग्राफ छोड़ दिया, थर्ड पे आया, थर्ड पे तो एविडेंस से शुरू हो गए, किसके? पहले वाले क्लेम के, और मैं इसे अज्यूम करता जाऊंगा कि ये अपोज कर रहा है, क्योंकि मैं इसे ठीक से पढ़ ही नहीं पाऊंगा। बात समझ आ रही है? यस सर। करेक्ट। तो स्किप क्या किया जाए, समझे क्या? आप समझिए मत। नहीं समझ आ रहा, इट्स फाइन, यू जस्ट चेक इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बस ये फोकस करिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये जो तीन चीज मैंने हाईलाइट करी ना यहाँ पे, ये मान लीजिए मुझे समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो मेरी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए बैकग्राउंड बना रहा है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए बैकग्राउंड बना रहा है। तो मुझे समझ नहीं आया, इट्स फाइन, समझ आया तो भी अच्छी बात है। आई एम श्योर हमने पैसेज पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व भी किया, पर हमें नहीं समझ आया था कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, जब तक मैंने आपको नहीं समझाया। एम आई करेक्ट? यस सर, नहीं आया था पहले। और ना ही आपने फोकस किया कि ये जो दो लॉन्ग डैशेस यहाँ पे दे रखे हैं, ये इसमें क्या लिखा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो दो लॉन्ग डैशेस के बीच में लिखी जाती है, दैट इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब आप, मैं रीड कर रहा हूँ सेंटेंस, जो दो डैशेस के बीच में लिखा है उसको नहीं पढ़ूंगा तो भी सेंटेंस एकदम प्रॉपर मीनिंग देगा, सुनिएगा। डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपर्टीज कन्फर्स ऑब्वियस बेनिफिट्स, बट व्हाट अबाउट सोशल डाइवर्सिटी? इट मेक्स प्रॉपर मीनिंग एंड प्रॉपर सेंस, एंड आई एम श्योर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि जो बीच की इन्फॉर्मेशन है दैट इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्लियर नॉट क्लियर? यस सर। ठीक है, बहुत सारा टाइम ले लिया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन पैसेज को पढ़ना कैसे है, क्या चीज छोड़ सकते हैं क्या नहीं, अल्टीमेटली कहानी ये है, क्रक्स ये है, धीरे हर एक। यस उदयदीप बोलिए।
ओके, कहानी एक और क्रक्स ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है और क्यों लिखा है, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है और क्यों लिखा है। भले ही आपको क्या ना पता हो चलेगा, क्यों लिखा है ये पता होना बहुत जरूरी है। टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है, ऑथर उस टॉपिक से अग्री कर रहा है, डिसअग्री कर रहा है, दीज आर द मेन बेसिक थिंग्स दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट। यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताइए बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। No, sir. नहीं है, ठीक है। सो बहुत सारा टाइम ले लिया हमने, फटाफट चलते हैं। हमें पैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, अब हम क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। According to the passage, what is the conclusion of the experiment done with the objective of explaining the influence of racial composition in small group discussions? क्या आपको ये एग्जाम्पल याद है? नहीं आ रहा ना याद? हाँ है ना, कि जवाब दीजिए। लेट्स डू इट क्विकली, राइट? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा समझ में, मुझे यकीन है नहीं मिल रहा होगा, कुछ को मिल भी गया नो होगा। सर। हाँ, अब देखिए रेशियल, रेशियल का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया ये? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस और नॉट? अगर किसी को पता है तो बता सकता है फटाफट से। नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कहाँ से आया भाई? ये आया है रेस से। रेस, रेस क्या होती है? नॉट दैट, हम किस रेस के हैं, यानी कि जो हम रेस है हमारा, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, वट एवर द रेस इज, जाति जिसे हम बोल सकते हैं शायद, तो वो रेस यहाँ पर है। तो उस रेस का मतलब रेशियल, तो रेशियल जो है वो रेस से बना हुआ है। तो कौन सा कॉम्पोजिशन? रेशियल कॉम्पोजिशन। याद है ब्लैक एंड व्हाइट वाला एग्जाम्पल जो हमने यहाँ देखा था? When a black person presented a dissenting perspectives to a group of whites, and the perspectives was perceived as more novel and led to broader thinking and consideration of alternatives. ये जो ब्लैक एंड व्हाइट की बात थी, इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये रेशियल कॉम्पोजिशन समझ आ गया होगा, आई एम श्योर नाउ। तो कैसे समझ रहे हैं हम इसको? मतलब मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कैसे मैं वर्ड्स को तोड़ के उसको लर्न कर सकता हूँ, ठीक है? तो भाई ये एग्जाम्पल क्यों दिया गया था, क्या कर रहा है ये एग्जाम्पल? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट? तो भाई कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट अपन ने हाईलाइट कर रखा है, ये पढ़ा था अपन ने, यही था ना लेसन। मतलब कितना आसान पैसेज है, देखिए आप, साफ साफ क्लियरली उसने बता दिया है। पूरे पैसेज का कंक्लूजन भी दे दिया उसने, और इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन भी अलग से दे रखा है। द लेसन, क्या हमने सीखा इससे, क्या सीखा हमने इससे? कि व्हेन वी हियर डिसेंट फ्रॉम समवन हु इज डिफरेंट फ्रॉम अस, it provokes more thought than what it comes from someone who looks like us. ये जिस सेंटेंस में लिखा होगा वो आंसर है, सिंपल। कहाँ लिखा है ये, किस सेंटेंस में लिखा है? दैट हैज टू बी द आंसर। A difference in opinion from someone different from us enables that person to be accepted in our group. No, 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 not to be accepted for the group. A dissenting opinion from someone different from us provokes more thought. The perspective of black person was considered to be more noble, and a topic when presenting by white persons was considered by something very important, and it led to broader thinking. ये इमोशनल अपील है, अंग्रेज जो बोल रहा है वो सही बात है। तो डी जो है वो इमोशन से कनेक्ट कर रहा है। आंसर क्या होगा, क्विकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, जो एग्जैक्टली मैच कर रहा है व्हाट वी डिस्कस्ड टू। करेक्ट है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? किसी को थर्ड और फोर्थ में प्रॉब्लम है क्या, जब आपने पैसेज पढ़ा होगा? जिसने पैसेज नहीं पढ़ा वो मुझे फोर्थ का आंसर दे दे फटाफट। Just type your answer. It should not take much time. Okay, I've got an answer from Vaibhav, Rimjim, Keshav. Okay. I'm assuming that Rimjim, Vaibhav and Keshav आपने ये पैसेज नहीं पढ़ा था while taking the test, right? ठीक है, थैंक यू हर्षित। ठीक है, बढ़िया, करेक्ट, करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नो डाउट अबाउट इट।
तो आप देख सकते हैं चॉइसेस को कैसे डिजाइन किया गया है। बी कह रहा है डाइवर्सिटी जॉल्स अस इनटू कॉग्निटिव एक्शन सर इन इसके अंदर वेज। बी भी नहीं था। बी क्यों नहीं हो सकता? उदय आप यही पूछ रहे हो ना कि बी क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बी ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ लेते हैं। डाइवर्सिटी jolts us into cognitive action in ways that homogeneity simply cannot। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इस चॉइस में क्या किया जा रहा है? कंपैरिजन हो रहा है डाइवर्सिटी का होमोजेनिटी से। क्या पैसेज में हो रहा है? नो सर, नो पैसेज सर। में नहीं हो रहा। इसने क्या किया, पैसेज में से एक सेंटेंस उठा के ले आया और बोल रहा है कि बताइए क्या ये पैसेज के हिसाब से सही है? तो नहीं, हम नहीं कह सकते, वी कांट बी श्योर अबाउट इट, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन डायरेक्टली नहीं हो रहा कहीं पे। क्लियर है? दैट्स हाउ वी कैन गेट द आंसर। ओके, सो आई होप जिन्होंने पैसेज पढ़ा है उनको भी क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि पैसेज को पढ़ना कैसे है। चाहे लंबा हो चाहे डिफिकल्ट हो, हाउ एग्जैक्टली वी कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, यस राइट? सर। Moving यस to the सर। next passage. Again, as a student, what I'll be focusing on, first sentence. Abortion is expected to become legal in Ireland later this year, following the unexpectedly decisive result of a referendum on the topic of May 15th. तो पहला सेंटेंस से मुझे पता लग गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, नहीं आयरलैंड है सॉरी, हाँ आयरलैंड के अंदर रेफरेंडम हुआ मई 25 को, और उससे एबॉर्शन जो है वो लीगल हो जाएगा, यानी अब अबॉर्शन कराया जा सकता है वहां पर, और उन्होंने रेफरेंडम किया है इसके लिए। आयरिश वोटर्स चूज बाय दिस, तो क्या यहाँ ऑथर कुछ कह रहा है? नहीं, ये फैक्ट है जो मुझे मिला। अभी ऑथर का अंडरस्टैंडिंग मेरे सामने नहीं आया, इट्स अ फैक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, Irish voters choose by this much majority to repeal a constitutional amendment restricting abortion। Information मिल रही है मुझे, like a news report। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, फाइन। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, attention is now turning to the situation। अब देखो यहाँ पे टाइम ट्रांजिशन वर्ड है, ये हुआ लेटर दिस ईयर और अब क्या हो रहा है, as a result, now turning to the situation in Northern Ireland where abortion remains illegal unless the risk to the mother's health is severe। तो अबॉर्शन आयरलैंड में तो खत्म हो गया, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी नहीं हुआ है। वहां पे सिचुएशन है ऐसी कि अब वहां पे भी ये, मतलब अब नॉर्दर्न आयरलैंड का नंबर आएगा। The region has resolutely declined to adopt the more liberal approach to abortion seen in the rest of the United Kingdom। मुझे पता लग गया पैसेज किसके बारे में हो रहा है, क्या हो रहा है, एक पॉलिटिकल मैसेज। आयरलैंड में पहले रूल था अबॉर्शन इलीगल नहीं था, सॉरी इलीगल था, लेकिन अब उसको रिपील कर दिया गया है, रेफरेंडम हुआ बकायदा, और 66/34 मेजोरिटी के साथ में इसको खत्म कर दिया गया है। अब किसका नंबर है? अब नंबर है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट को लिंक किया जा रहा है दूसरी जगह से। आयरलैंड में हट गया तो अब लग रहा है कि नॉर्दर्न आयरलैंड में भी हट जाएगा। इसके ऊपर पूरा पैसेज बनाया गया है। अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है द अबॉर्शन एक्ट वाज पास्ड इन यूके इन 1967। तो ये हिस्ट्री के ऊपर जा रहा है, राइट? ऊपर से टाइम ट्रांजिशन शुरू हो गया था, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये टाइम ट्रांजिशन पे भी इंपॉर्टेंट प्लेस हो सकता है, आई हैव टू कीप इन माइंड। इस पैराग्राफ में हिस्ट्री की बात की जा रही है कि अबॉर्शन एक्ट वाज पास्ड इन यूके इन 1967 अलाउइंग डॉक्टर्स टू परफॉर्म अबॉर्शन सो लॉन्ग। अब मैं इसको जंप नहीं कर सकता, आई हैव टू रीड इट, बट व्हाट आई विल बी रीडिंग, फॉर्मेट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया है, अब मैं इसे भूलूंगा नहीं, मिस नहीं होगा मुझसे, अब मैं रेगुलरली इसको आराम से पढ़ सकता हूँ। ठीक है, नाउ आई मूविंग अहेड। बट द लॉ इन नॉर्दर्न आयरलैंड वाज नॉट चेंज्ड। अब ये जो बट है ना यहाँ पे, ये ट्रांजिशन वर्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये ऑथर नहीं कह रहा, इट्स ऑल फैक्ट्स। कि उस समय डॉक्टर्स वर परफॉर्म अबॉर्शन सो एज लॉन्ग एट दिस, बट द लॉ इन नॉर्दर्न आयरलैंड वाज नॉट चेंज्ड, तो इट रिमेन्ड, इट हैड सिंस विक्टोरियन टाइम्स। तो ये सब फैक्ट्स चल रहे हैं अभी तक हिस्ट्री के लिए। The region's developed legislature was dominated by this party, which is in unusual alliance with this। अब ये मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ just to know this information, and I should be aware कि अगर question आता है specifically, I'll jump and come here and then I'll understand। जब तक question नहीं आएगा
आई विल नॉट पुट माई ब्रेन इन टू द फैक्ट्स मेजरली। समझ आ रहा है राइट? क्योंकि ये पैसेज के बारे में बात कर रहा है, तो आई एम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट। और अब मैं थोड़ा सा फास्टली इसको रीड करूंगा। अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट क्या हो गया, थाउजेंड्स ऑफ नॉर्दर्न आयरिश वुमेन हैड एंडेड अप ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसीज। तो ये सब नहीं हो पा रहा था, इसके लिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, नॉर्दर्न आयरलैंड वाली वुमेन इंग्लैंड चली जा रही है प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने के लिए। तो इससे मुझे समझ आ रहा है कि आप इंग्लैंड के अंदर अबॉर्शन का रूल है, आप करा सकते हो अबॉर्शन। इन अ रीसेंट 14 years period the number of crossing eyelashes is this much, तो काफी बड़ा है। Although this exodus was no secret, it was generally mentioned in the whispers, she got the boat was the phrase often used. Awareness of this situation in the result in the rest of the UK was limited. Policemen of this preferred not to broadcast the arrangement. ठीक है, next. Like last paragraph. When the Northern Ireland Assembly came into being in 1998, sorry, its powers included the right to legislate on abortion. In the last few years, it has been seen a number of debates on the subject and in fact of introduce a new law. But this has always had the votes to defeat all abortion mentions, and the party has a powerful fundamentalist this elements and the leadership's opinion indicates. However, this is important for me. Opinion polls indicate, so again fact है, opinion poll क्या कह रहा है, that the views of the party supporters are more liberal, and in the aftermath of the Irish referendum result the clamor of for change is likely to grow. It's important for me, ये opinion है, this is not a fact, this is talking about future, this is talking about future. And the next sentence that I see which is called indeed, this is an author's perspective. कैसे पता लग रहा है, ट्रांजिशन वर्ड, इंडीड का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो अगर मैं कहीं पे बहुत ज्यादा श्योर हूं तभी मैं यूज करूंगा श्योरली, क्लियरली, एडमिटली, इंडीड, राइट? सो ये कह रहा है इंडीड अक्रॉस द आयरिश सी pressure to support liberalization in Northern Ireland has been building within the major Westminster's based parties. So the Penny Moderate Minister of Women and Equality described the result as a historic and a great day for Ireland and a hopeful for the Northern Ireland. So an education minister, this person and the former this minister also voiced their support. तो अल्टीमेटली लग रहा है कि अब हट जाएगा आगे फ्यूचर में आयरलैंड से भी, नॉर्दर्न आयरलैंड से भी। आई होप पैसे समझ आ गया, sir. राइट एवरीबडी? सो जिन लोगों ने पैसेज पढ़ा था, जितना उन्हें समझ में आया था उससे ज्यादा क्लैरिटी मिली आपको या नहीं? मतलब तरीका समझ आया पैसेज पढ़ना कैसे, क्योंकि ये छोटा पैसेज है, आई एम श्योर आपने इससे शुरुआत की होगी, यस सर। राइट? ओके, तो मतलब मेरा अजम्पशन सही था, 3 पैराग्राफ से तो हमें लगा हो कि यस दिस इज व्हाट। लेकिन ये सबसे से अलग तरह का पैसेज है, ना क्लेम एविडेंस रिलेशनशिप काम करेगी, ना ट्रांजिशन वर्ड्स काम करेंगे। यस हर्षित? नहीं सर, इसमें ऐसा सीन हुआ था कि मैंने तो एक्चुअली में चारों पैसेजेस के पहले फर्स्ट पैरा पढ़े थे, उसमें से सबसे इजी लैंग्वेज मुझे इस पैसेज की लगी थी। ठीक है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ इसमें हर्षित, ये सारे सही हैं? नहीं सर, 2 रॉन्ग हुए थे, 2 सही हुए थे। ठीक है, दो कौन कौन से रॉन्ग है बताओ फटाफट। सर फिफ्थ वाला सर, एक सेकंड सर। गाइस मुझे बताइए इस पैसेज में कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग थे? Sir, fifth. फिफ्थ, 5 6 7 8, ठीक है, ओनली फिफ्थ। बढ़िया, चलिए फटाफट जंप करते हैं, मेरा फिफ्थ हुआ था और सेवेंथ रॉन्ग हुआ था। फिफ्थ और सेवंथ को डिस्कस करते हैं। फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉर्दर्न आइलैंड इज डेफिनेटली ट्रू। भूल जाइए चॉइसेस को, मुझे बताइए। नॉर्दर्न आइलैंड भूल जाइए सबको, मुझे बताइए नॉर्दर्न आइलैंड में पास हो गया कि नहीं हुआ अबॉर्शन? नहीं सर, नहीं नहीं सर, हुआ। नहीं हुआ, राइट? नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में ऑथर क्यों बात कर रहा है? क्योंकि सर वो अभी होने वाला है, इन प्रोसेस में है, मीडिया वगैरह करेक्ट, सब कवर कर रहे हैं। करेक्ट, तो वो बोल रहा है कि माहौल तो तैयार हो गया है, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि भाई नॉर्दर्न आइलैंड का भी हो जाएगा बस, राइट? नॉर्दर्न आइलैंड की सिचुएशन क्या है, वहाँ के लोग कंजर्वेटिव हैं, वो तैयार नहीं है करने को, करेक्ट? बिल पास हुआ, रेफरेंडम हुआ अलग अलग जगह पर, वहां पे कुछ भी फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है वो लिबरल है और लग रहा है कि चीजें चेंज हो जाएंगी। एम आई करेक्ट? Sir. यस यस सर। सर। चलिए आ जाइए चॉइसेस पे सीधे सीधे। आपका आंसर क्या था हर्षित? पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्दर्न आइलैंड आर हाईली कंजर्वेटिव बाय नेचर। यस हर्षित, क्या आंसर मार्क किया था? मैंने
मैंने यही किया था फर्स्ट वाला। ओके बेटा, ये एक्सट्रीम है, हाईली कंजर्वेटिव है, ठीक है, बट हाईली इज वेरी एक्सट्रीम आंसर चॉइस। बट सर मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने पैसेज पढ़ा था तो उसमें तो यही कंक्लूजन निकला था ना, मेन पार्ट नदर्न आइलैंड में इसलिए पास नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो पीपल्स का जो नेचर है वो कंजर्वेटिव है। फर्स्ट पॉइंट तो यही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्या है दोबारा बोलना। सर नदर आइलैंड में ये बिल इसलिए पास नहीं हुआ था क्योंकि जो पीपल्स का नेचर निकला था वो कंजर्वेटिव था। हाईली कंजर्वेटिव था या कंजर्वेटिव था? कंजर्वेटिव आया था उस टाइम। करेक्ट, तो हाईली कंजर्वेटिव नहीं था, एंड दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक्सट्रीम आंसर चॉइस है। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है कि ये आंसर करेक्ट हो सकता था लेकिन थोड़ा एक्सट्रीम चला गया, इसलिए करेक्ट नहीं। ओके समझ सर। आ रही बात? पहली चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि सारे पीपल, मतलब ए आंसर चॉइस के हिसाब से, पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्दर्न आइलैंड आर हाईली कंजर्वेटिव बाय नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे लोग नॉर्दर्न आइलैंड के हाईली कंजर्वेटिव है। वो भी गलत है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पॉलिटिकल पीपल की। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट द आंसर। आप क्या आंसर होगा? आपको तो आंसर्स बताएंगे। The laws of the UK may not necessarily be applicable in Northern Ireland because of the later devolved legislature. So ये है may not, not very extreme. Clear? Yes, sir. Cool. Any other question? Seventh. Yes. सर मेरे को फिफ्थ Yes. क्वेश्चन में ये डाउट है कि आपने जो आंसर मार्क किया उसमें किया ना, वो क्या जैसे आपने बताया कि ये द लॉ ऑफ यूनाइटेड किंगडम मे नॉट नेसेसरी एप्लीकेबल इन नदर आइलैंड बिकॉज ऑफ लेटरल डिवॉल्व्ड लेजिस्लेचर। तो आपने इसमें मेनली बताया कि पॉलिटिकल इशू के कारण ये बिल पास नहीं हुआ था। नहीं 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 नहीं, हुआ है नहीं हुआ के बारे में हमने कोई बात नहीं करी। इस चॉइस का मतलब ये है कि जो यूके के लॉ हैं वो जरूरी नहीं है कि वो नॉर्दर्न आयरलैंड में भी एप्लीकेबल हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो जाए। पर नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में सच क्या है? तो सच यही है कि भाई यूके के लॉ इस पे लागू नहीं होते। अगर होते तो यहाँ पे भी वो नहीं होता, व्हाट डू यू कॉल, अबॉर्शन वाला लॉ की प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो वो रीजन दे रहा है कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो लेटर्स डिवॉल्व्ड लेजिस्लेचर, जो नॉर्दर्न आयरलैंड का लेजिस्लेचर है, उसकी वजह से यूके के जो लॉ है वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होते। जरूरी नहीं है कि उन पे एज इट इज एप्लीकेबल हो, ऐसा लिखा है यहाँ पर। समझ गए हर्षित? यस सर। मतलब इन्होंने क्या सेफ खेला है, इन्होंने ये कहा है कि नॉर्दर्न आइलैंड के बारे में क्या सच है, डेफिनेटली 100% क्या ट्रू है। क्वेश्चन जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम है, इज डेफिनेटली ट्रू। तो डेफिनेटली क्या ट्रू हो सकता है? हम ये नहीं कह सकते कि सबके सब कंजर्वेटिव हैं। हम और कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, एक्सेप्ट ये कि भाई यूके के जो लॉ हैं वो एज इट इज अप्लाई वहां पे पूरी तरह से अप्लाई नहीं होते। उस पे भी इन्होंने शायद लिखा है, शायद नहीं होते होंगे। इसलिए हम इसको करेक्ट कर पाएंगे क्योंकि चॉइस बहुत ही, मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, कमिंग टू सेवेंथ, विच ऑफ दीज कुड हैव बीन अ पॉसिबल रीजन फॉर द पॉलिटिशियंस इन बेलफास्ट टू नॉट टॉक अबाउट द एक्सोडस ओपनली? अब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। किसकी बात कर रहे हैं? बेलफास्ट। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा है? तो मुझे याद है मैंने इसे यहाँ पढ़ा था, ये रहा। Although this exodus was no secret, it was generally mentioned in whispers. ठीक है, so she got the boot was the phrase used often used। यहां से कॉन्टेक्स्ट पिक किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं कि which of the following could have been a possible reason for the politician not to talk about this openly? मतलब क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने ओपनली बात नहीं की? इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पॉसिबल रीजन लिखा है, एग्जैक्ट रीजन नहीं लिखा। तो आप देख रहे हैं ना दोनों चॉइसेस में फर्क कितना है। क्वेश्चन ऊपर यहाँ डेफिनेटली ट्रू था, ये बहुत एक्सट्रीम है। ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट एक्सट्रीम। मेक सेंस? यस सर। आपका आंसर क्या था हर्षित? सर talking about Exodus openly would lead to rise in the number of people leaving the region. थर्ड ऑप्शन।
Okay, talking about the explorers openly would lead to rise in the number of people leaving the region. कैसे पता होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ओपनली बात करते तो जितने लोग जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा और लोग जाना शुरू कर देते, ये मतलब हुआ इसका। यस सर। तो इसका कोई एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बस खाली बी हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहां पे सीक्रेसी की बात की गई है, यस सीक्रेट सर। रखने की बात की गई है, इसलिए वो विस्पर कर रहे हैं खाली, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड फॉर दिस पैसेज गाइस? ओ सर सर। लास्ट वन। तो लास्ट वन, ठीक। Which of the following if true weakens the author's statement? अच्छा, ये क्वेश्चन समझ आते हैं क्या आप लोगों को? weakens, supports, strengthens? यस सर। यस सर। ठीक है, देन ग्रेट। तो पॉइंट है कि द क्लैमर फॉर चेंज इज लाइकली टू ग्रो, इसको वीकन करना है। कहाँ पे लिखा है? पैराग्राफ 3 में। ओके, क्लैमर फॉर चेंज इज लाइकली टू ग्रो, ये रहा। ओके, हाँ, तो ये हमारा क्लेम था मेनली, द क्लैमर फॉर चेंज इज लाइकली टू ग्रो, इसको हमें वीकन करना है। पहले समझे यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब नॉर्दर्न आइलैंड में भी मोस्ट लाइकली चांसेस हैं कि क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको ऑपोज करना है, इसके ऑपोजिट जाना है। कौन सा चॉइस इसके ऑपोजिट जा रहा है, वही आंसर होगा आपका। रॉन्ग आंसर बताइए मुझे जो मार्क किया है यहाँ पे। I'll read that सर and tell you why it is not the answer. लास्ट वन। Let's read it. The people of Northern Ireland are becoming increasingly disalienated with the archaic nature of the laws in Northern Ireland. ये तो सपोर्ट में है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो डिल्यूजन में है, मतलब जो नॉर्दर्न आइलैंड के लोग हैं वो डिल्यूजन में है कि जो बहुत पुराने लॉ हो चुके हैं नॉर्दर्न आइलैंड के, उनका क्या करें। तो ना ही सपोर्ट कर रहा है ना ही अपोज कर रहा है, वो डिल्यूजन में है लोग। तो मैंने बी चूज किया था इसका। बी कह रहा है द नंबर ऑफ वुमेन्स कैंपेन्स डिनाउंसिंग द लेजिस्लेशन अगेंस्ट अबॉर्शन इन नॉर्दर्न आइलैंड इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, ये सपोर्ट कर रहा है बेटा। ओके सर, हमें वीकन करना है, मतलब इसके एक्सट्रीम में अगेंस्ट में जाना है हमें। करेक्ट, ये एकदम ऑपोजिट कर रहा है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि जो ज्यादा वुमेन है जो कैंपेन कर रही है कि भाई इस लेजिस्लेशन को डिनाउंस करो अगेंस्ट अबॉर्शन, वो बढ़ती जा रही है। तो फिर इस हिसाब से तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, हियर इज द नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं पैसेज को डिस्कस करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो ही, अदरवाइज आई गो टू द क्वेश्चंस। बताइए प्लीज, सर इफ आई नहीं। रिक्वायर टू डिस्कस। सॉरी केशव। यस सर, एक बार डिस्कस कर लो। ठीक है, कोई ऐसा है जिसके सारे क्वेश्चंस करेक्ट है 9, 10, 11, 12? नहीं है, ओके, ठीक है। सो अगर मुझे इसे रीड करना है, हाउ आई विल बी डूइंग इट? सिमिलरली आई विल बी एम्फसाइजिंग मोर ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ, स्पेसिफिकली ऑन द फर्स्ट सेंटेंस व्हिच सेज इन द वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमरिज्म मार्केटिंग प्रमोट्स कंजम्पशन। मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस दे दिया है यहाँ पर मैं ये नहीं जानता हूँ वेदर इट इज द ऑथर्स क्लेम और नॉट, बट इतना पता है कि पहला सेंटेंस बोल रहा है मार्केटिंग प्रमोट्स कंजम्पशन। बिजनेस पैसेज है, मजा आएगा पढ़ने में। आगे बोल रहा है बट एज ग्रीन इश्यू राइजेस अप द एजेंडा हाउ डज एथिकल मार्केटिंग फिट इन, क्या है ये? रिटोरिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस अगेन रिटोरिकल क्वेश्चन, और उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं आगे। तो ऑथर खुद ही बैकग्राउंड सेट कर रहा है, सो आई हैव टू रीड इट कंप्लीटली। Is it inevitable that marketing will promote overconsumption and a psychological and ecological unsustainable world? In theory, there should be ways to market responsibly. But in practice, there are powerful forces built into the neoliberal selfish capitalist system that makes materialism almost unavoidable. ये है मेरे points. थ्योरी में तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। तो ऑथर अग्री कर रहा है सेंटेंस से। So I've understood what the author is talking about in the whole passage. So he's trying to say that marketing promotes consumption. Although ideal situation है available theory के अंदर खाली, लेकिन practice में it is not possible. Selfish capitalism system, तो इन्होंने इसको नाम दिया है the neoliberal selfish capitalist system. Clear? Now moving to the next one.
देयर इज अ सिकनेस कॉज्ड बाय मेटलिज्म, ये सिकनेस होती है, एंड देन इसको आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। आई होप पहला पैराग्राफ समझ में आ गया सबको, राइट? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है लेकिन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, forgot genes as the main cause of the mental illness। अब अगर मुझे पहला सेंटेंस समझ नहीं आया तो मैं आगे देख सकता हूँ उसको, ये इसी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब वो जो मेन कॉज है मेंटल इलनेस का, उसका नाम क्या है? ये दो नाम है, जो दो नाम दिए गए हैं किसके? फॉरगेट जीन्स के। सो वी हैव बीन प्लेग्ड फॉर 35 years बाय सेल्फिश कैपिटलिज्म। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको सेल्फिश कैपिटलिज्म है। फॉरगेट जीन्स का मतलब है कि आप इस चीज को भूल रहे हैं। किसको? मार्केटिंग हो रही है, सच क्या है, आप बस मार्केट के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से चीजों को खरीद रहे हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ में एविडेंसेस प्रोवाइड कराएगा उसको समझाने के लिए, आई एम श्योर। So we have plagued for 35 years by selfish capitalism, defined as a system that makes short-term share prices the main definition of corporate success, that deregulates businesses, privatizes anything that moves, and believes that the market can meet nearly all human needs. A significant part of this system is its reliance on marketing to maintain interest in consumer society. Selfish capitalism fosters disconnect and mental illness. Through interviews with advertising executives in the mid 90s, and these people revealed how after World War II, US business had shifted its emphasis from production to marketing. यहाँ से अलग कहानी शुरू हो रही है। तो मैं ये समझ पाया इसके पैराग्राफ से पढ़ के कि किस तरह से फॉरगेट जीन जो है वो मेंटल इलनेस कॉज कर रहे हैं, और किस तरह से कैपिटलिज्म बढ़ता जा रहा है, मार्केटिंग हमें मिसगाइड कर रहा है। और यहाँ पे यूएस के अंदर चेंज आया है वर्ल्ड वॉर टू के बाद में, कि किस तरह से वो मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगाने लग गए, क्योंकि वो सोचते हैं कि एज ए नेशन वी आर ऑलरेडी सो रिच दैट कंज्यूमर्स आर अंडर नो प्रेशर ऑफ इमीडिएट नेसेसिटी टू बाय अ वेरी लार्ज शेयर। तो जब कंज्यूमर को जल्दबाजी नहीं है चीज़ें खरीदने की, तो उन्हें मार्केटिंग करके ही चीज़ें बेचनी पड़ेंगी ना, इसलिए वो मार्केटिंग कर रहे हैं। इसीलिए मार्केटिंग जो है वो सेल्फिश मार्केटिंग बन गई। लास्ट पैराग्राफ कह रहा है, इकोनॉमिस्ट वंडर अबाउट द डिप्रेशंस ऑफ प्राइसेस ऑफ साइकोफिजिकली आइडेंटिकल goods such as beer according to the amount spent on advertising them। ओके, तो यहाँ पे अगेन मुझे पता लग रहा है एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा रहा है, विच इज अ बियर एग्जाम्पल। बियर के बारे में क्या कह रहा है? द वर्चुअली कंटेंटलेस एडवर्टाइजिंग कैन नॉट इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ बियर, but consumers use advertising as an index of the effort of producers in the protecting its reputation and a predictability of a quality, or of the maybe the brand value and the brand image. So these really is not any significant differences between various brands of beer, whiskey, cigarettes, cake mixes, detergents and automobiles. So they are all about the same। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सब कुछ सेम ही है, लेकिन बस मार्केटिंग से इसको किया जा रहा है। अब मैं सीधे जंप करूंगा कंक्लूजन पे। Needs were replaced by confected wants that people did not know they had. So that advertising unshamedly fosters unhappiness with oneself and one's possessions is now blithely taken for granted by most of us. Yet we do not realize the harm it does. We do not realize the harm it does to our mental state or to our environment. So last two sentences जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक is a conclusion which clearly shows what is happening। अब मैं इसको लिंक कर रहा हूँ पहले वाले से, मार्केटिंग प्रमोट्स कंजम्पशन, और वो नेगेटिवली प्रमोट कर रहा है। ये यहाँ पे लास्ट में पता लग गया। आई होप पैसेज इज क्लियर, राइट? Yes, sir. Correct. How am I reading passages also needs to be clear, right? So what I'm doing, every time I'm following the author without using my brain and my emotions. Although हर passage में there are so many emotions that I would like to pour into it, but I don't want to. So I have to restrain myself. Okay? कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए इसमें फटाफट से बताइए। 9, 10, 11, 12। Tell me the questions to discuss here. मेरे तो आती रहती है ना। हाँ ठीक है, बता दूंगा। Okay, everybody is clear then? ठीक है, no question to be discussed. That's great. फिर भी एक बार quickly समझ लेते हैं। Which of the following statements brings out the main features of marketing as it exists today in the English-speaking nations, not notions. Okay. ठीक है, considering the analysis present,
presented of the scenario that the English speaking nations, which of the following statements would be the author most likely agree with? अब देखिए सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि ऑथर किस पे अग्री कर रहा है, ऑथर किस पे डिसअग्री कर रहा है, और हम अब तक कैसे आंसर दे रहे थे इसका कि हम कैसे समझ रहे हैं इसको. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट? अब आप देखिए सेकंड 10th वाला क्वेश्चन, 11th वाला क्वेश्चन कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पैसेज को देख रहे हैं तो. सी वाला आंसर चॉइस कितना ज्यादा एक्सट्रीम है. यहाँ लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ, वुड द ऑथर मोस्ट अग्री विथ, किस पे वो मोस्ट लाइकली अग्री करेगा. वुड द ऑथर मोस्ट अग्री विथ. सी बहुत एक्सट्रीम आंसर चॉइस है, अदरवाइज इट कुड बी द आंसर. अगर किसी ने सी मार्क किया है तो गलती से. 11th में आते हैं, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय ही सेइंग दिस. तो forgot genes as the main cause of mental illness, मतलब भूलना is main important thing over here. So वो किससे relate कर रहा है, this is what they are trying to specify. Last, why does the author mention Vince Packard in the passage? ये कहाँ पे लिखा है Vince Packard? सर एक बार फर्स्ट डिस्कस करना. First अभी question will 9th वाला. हाँ. 9th वाला, हाँ sure, why not. Which of the following statements brings out the main features of marketing as it exists today in the English speaking nations? बॉस इसका आंसर आपको देना है इन्फ्रेंस है. दिस इज एन इन्फ्रेंस क्वेश्चन. तो आज की मार्केटिंग में, आज की जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस की मार्केटिंग है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है कौन सा इनमें से करेक्ट हो सकता है. ए, द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी promotes extravagant marketing, and as production increase by leaps and bounds, marketing keeps pace with it. आई थिंक फर्स्ट शुड स्टैंड, क्योंकि पैसेज में ये लिखा हुआ है कि किस तरह से मार्केटिंग एक्स्ट्रा विजेंटली बढ़ाई जा रही है और किस तरह से वो मार्केट के हिसाब से बढ़ती जा रही है. सेकंड, द फ्री मार्केट सिस्टम विथ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट हेल्प्स मोनोपोली इन प्राइसिंग. कोई आइडिया नहीं मुझे इसका, वी हैव नो आइडिया. दिस इज माई इमोशंस कि हाँ जी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, वहाँ बहुत मोनोपोली चल रही है, फ्री मार्केट कर देंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. गवर्नमेंट ने किया भी है ऐसा इंडिया के अंदर. आपने देखा वो राशन की दुकानें हैं हमारे यहाँ, क्यों है वो, इसीलिए है. दैट इज अ फ्री मार्केट सिस्टम विथ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट हेल्प्स मोनोपोली इन प्राइसिंग. नहीं मैंने शायद गलत पढ़ा, ये फ्री मार्केट सिस्टम है विथ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. अच्छा, बट इसके बारे में भी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पैसेज के अंदर, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट सेकंड. अब सेकंड आउट हो रहा है तो इसकी वजह से बी, सी और डी आउट हो गया. आंसर इज ए. अब आप देखिए मैंने थर्ड और फोर्थ नहीं पढ़ा, नॉट रिक्वायर्ड टू रीड. ओके सर. और सर 11th का आंसर आपने थर्ड मना किया था क्या? नहीं, मैंने अच्छा 10th का आंसर मना किया था थर्ड, क्योंकि ये बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा. एक्सट्रीम है. 11th का सी ओके. आंसर है. हाँ सी है वही. ओके. और कोई चॉइस नहीं इसमें, क्वेश्चन नहीं. ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पैसेज. हाउ मेनी पैराग्राफ्स, 1 2 3 4. ये भी बड़ा पैराग्राफ नहीं था. सो पैसेज क्लियर है, अदरवाइज इफ यू रिक्वायर टू डिस्कस, अदरवाइज we'll move to the questions if required to see the questions. सर ये हिस्ट्री पैसेज एक बार डिस्कस करें. ठीक है, ओके. और एक बार पैराग्राफ वाइज समरी भी दे देना प्लीज. हाँ हाँ श्योर, डिस्कशन का मतलब वही है. हाँ तो मतलब. ये हिस्ट्री पैसेज है क्या? ओके. American scholarship has always reflected the special, indeed central part playing by immigrants in the history of the United States. अब देखिए सेंटेंस खुद बताता है कि पैसेज कहाँ जाएगा. देखिएगा, हैज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, मतलब मुझे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा. अमेरिकन स्कॉलरशिप ने हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रोल रिफ्लेक्ट किया है, तो उसका मतलब हमेशा से किया है तो वो हमेशा देखना पड़ेगा, वो पैसेज दिखाएगा हमें. दिस हाउ वी गेट टू. सो इट्स अ गुड थिंग. द मोमेंट आई रेड इट आई एम क्यूरियस अबाउट इट कि यार ठीक है, अमेरिकन स्कॉलरशिप्स किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट, सिंस एक ट्रांजिशन वर्ड है जो ड्यू टू बिकॉज की तरह होता है. इन ऑर्डर टू, ड्यू टू, बिकॉज, सिंस, जो रीजन प्रोवाइड करा रहा है. क्या रहा है? Since the first encounter between Amerindians, okay, that's a nice name, American Indian people, and the Spanish conquistadors in the southern part of the continent during the late 15th century to the large-scale white settlement,
The slave trade and massive population movements of the 18th and particularly the 19th centuries, American culture and ethnicity have been drawn from the four corners of the globe. अब आप देखिए कितना लंबा सेंटेंस है, यहां से शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दे रखे हैं इसके अंदर, और वो कैसे सेपरेट किए हैं? दो कॉमा के थ्रू। ठीक है, दो कॉमा के थ्रू जो भी लिखा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिख करके एलिमिनेट करी है। अल्टीमेटली क्या समझ आया? द स्लेव ट्रेड एंड मैसिव पॉपुलेशन मूवमेंट्स, इन्होंने अमेरिकन कल्चर को और एथनिसिटी को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया है। यानी कि स्लेव ट्रेड हुआ है और काफी सारा पॉपुलेशन मूवमेंट हुआ है। कहाँ से? फोर कॉर्नर्स ऑफ द एज, फोर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, चार कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब के। आगे बढ़ते हैं। The opening lines of the historian's Oscars this person work the uprooted the epic history of the great migration that made the American people sum up the importance of this dimension of the history of the USA. Once I thought to write a history of the immigrants in America, then I discovered that immigrants were American history. बहुत अच्छा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, काफी कुछ बताता है, बट क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑथर ने लिखा है इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पैसेज में नहीं है। लेकिन व्हेन आई एम रीडिंग इट मुझे क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। क्यों? देखो यहाँ बोल रहा है, इसने सोचा टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ इमिग्रेंट्स इन अमेरिका। उसने सोचा कि चलिए अमेरिका में इमिग्रेंट्स की हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। तब मुझे समझ आया कि मुझे पता लगा कि द इमिग्रेंट्स वर अमेरिकन हिस्ट्री, मतलब इमिग्रेंट्स ही अमेरिकन हिस्ट्री है। इसका मतलब कितना ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एक साथ जुड़ी हुई हैं चीजें, दैट यू कैन नॉट सेपरेट देम। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो इमिग्रेंट अमेरिकन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। At various times, the USA has been called as a melting pot. मतलब बता रहा है immigrants blended into a new race of people. Okay. And the sugar bowl. The individual's identity address richness, textures, variety and color of the oral ethnic complexion of the world. Okay. तो अमेरिका को दो नामों से बोला जा रहा है, मेल्टिंग पॉट और शुगर बोल। दोनों का मतलब क्या है कि इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है इमिग्रेशन इनके अंदर कि वहां पे लोग जो है वो मिक्स्ड हो गए हैं सारे एक साथ। तो मेल्टिंग पॉट या शुगर बॉल, दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। पूरा पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। पहला स्कॉलरशिप, लेकिन स्कॉलरशिप के बारे में कोई आगे बात नहीं हुई है। सिर्फ ये समझ में आया कि जो स्कॉलरशिप है उसको लिंक किया जा रहा है इमिग्रेशन से, और इमिग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट टुडे, ये हमेशा से चलता आ रहा है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब आई एम क्यूरियस टू नो मोर कि इसमें क्या बताया जाता है पैसेज में आगे। The identity of most countries, like that of Britain, has always allowed room for the regional and local dimensions of national life. At the same time, Europe's region, तो अब देखिए यहाँ पे ब्रिटेन की बात हो रही है। अब ये कहाँ से आ रहे होंगे? वो फोर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, याद है आपको? फोर कॉर्नर्स ऑफ द ग्लोब, शायद ये वहां से उसको लिंक किया जाएगा। आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। That of Britain, then आ रहा है Europe's region, small nations language looks to the EU to protect and advance their precious cultural inheritance, or what can be defined thus: support for the small ethnic groups of Europe and the Scottish Highlands to Wales to uh, Catalonia has resulted in increased funding opportunities for cultural activities, including native tongue radio and television broadcasting and historical research. बॉस ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे रखी है, एंड आई एम श्योर व्हेन यू मस्ट बी रीडिंग इट यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। कुछ नहीं कंफ्यूजन होना है, मुझे जानना ही नहीं है इसमें क्या लिखा है अनलेस आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों लिखा गया है। तो ये क्यों लिखा गया है, देखिए पहला सेंटेंस दोबारा बता रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ मोस्ट कंट्रीज, लाइक ये वाली, has always allowed room for the regional and local dimensions of national life। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जी इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी हमने रूम रखा है कि उस जगह के बारे में, उस चीजों के बारे में उसकी वैल्यू बनी रहे। ठीक है, यानी कि भले ही कोई इंडिया से लंदन चला गया हो, लेकिन वो वहाँ की जगह और वहाँ के जो लोकल डायमेंशंस हैं नेशनल लाइफ के, उनको वो प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करते हैं। ये समझ आया? सेम चीज हो रही है ईयू के अंदर भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन ओवर द पास्ट सेंचुरी और सो हैज एनकरेज द स्टडी ऑफ एथनिसिटी। ये देखिए, ये ऊपर वाले से ही आ रहा है कि उन्होंने रीजनल और लोकल डायमेंशंस को तो प्रोटेक्ट करके रखा है, उन्होंने अलाउ किया है, सॉरी, और अब वहां पे स्टडी किसकी हो रही है? एथनिसिटी की। बट क्यों, क्यों हो रही है? क्यूरोसिटी क्रिएट करने के लिए ऐसा लिखा है, आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है। द प्राइमरी रीजन इज मास इमिग्रेशन।
मास इमिग्रेशन हुआ है ब्रिटेन के अंदर, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। अब उसको जस्टिफाई किया जाएगा नीचे तक, मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेट्स सी। Since the 1840s, when Irish settlement in Britain reached major proportions due to this scale, peace, diversity of immigrations have been considerable. मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना लाइक गाइस आप लोगों को? कहीं ऐसा लग रहा हो कि आई एम रीडिंग इट एंड देन आप लोग सो रहे हो? नो सर। No, है ना? sir. एवरीबडी इज अवेक, राइट? ठीक है। और समझ आ रहा है ना द वे आई एम रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो कहा था मैं, हाँ, सिंस 1840s आयरिश आए यहाँ पर, उन्होंने प्रॉपर्टीज किया, फिर ये हुआ, देन पीस हैव बीन कंसिडरेबल। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में आयरिश जो थे वो सेटल हो गए, वर मैच्ड बाय द अराइवल ऑफ ज्यूज फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, including those fleeing from this programs of this time. In the late 20th century, these predominantly white movement were surpassed by what was dubbed New Commonwealth immigration. ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है आगे, कोलन लगा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी में सरपास कर दिया गया न्यू कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन के थ्रू। व्हाट इज दैट? सेटलर्स ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द वेस्ट इंडीज। तो इन तीनों लोग, तीन जगह के जो लोग ब्रिटेन में गए, वो न्यू कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन उसको नाम दिया गया। ठीक है। इट वुड बी मिसलीडिंग टू सी इमिग्रेशन एज अ प्योरली मॉडर्न डेवलपमेंट। कौन बोल रहा है ये? हु सेड इट? ऑथर। सो ही इज सेइंग दैट हमें जो इमिग्रेशन है वो पूरी तरह से मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं है। कब से हो रहा है? बहुत टाइम से हो रहा है। In the early 18th century, Defoe described England as a mongrel nation. I have no idea ये क्या होता है, and it is a term also क्योंकि डबल कोट्स में है, so it's fine. आगे डिस्क्राइब करेंगे शायद। Recent history requires that scholars and students alike come to terms with the variety of our culture and ethnic heritage. इसका मतलब ये हुआ मॉर्गन नेशन का कि मिंगल्ड नेशन है, यानी बहुत सारे लोगों से मिल के बना हुआ नेशन है। कौन? ब्रिटेन, इंग्लैंड, सॉरी। ठीक है। तो ये मॉडर्न डेवलपमेंट नहीं है, इमिग्रेशन बहुत सालों से हो रहा है। और इस आदमी ने तो अर्ली 18th सेंचुरी में इसको ऐसा बोल दिया था कि ब्रिटेन मतलब बहुत सारे नेशन से मिलके बना हुआ नेशन, यानी बहुत सारे लोगों से मिलके बना हुआ नेशन, यानी डाइवर्सिटी काफी रिच थी यहाँ पर। like comes to this, okay, the idea of the one history for one people, implicitly a white history for white people has gone. Yeah, this is good. One history for one people 18th century में चला गया कि white history for white people नहीं। ठीक है। ethnicity as much as class or nation must be a part of the historian's project. ऐसा क्यों? ethnicity क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहीं से हमने शुरू की थी पैसेज को पढ़ना, याद है? द स्टडी ऑफ ethnicity, उसे कंक्लूड कर दिया। तो अभी तक मुझे क्या समझ में आया? फर्स्ट पैराग्राफ में वी टॉक्ड अबाउट स्कॉलरशिप के बारे में, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है खाली, उसके बाद वी मूव्ड ऑन, टॉक्ड अबाउट कि इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूएस के अंदर हुआ है प्लस अपने ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन के एग्जाम्पल को काफी इलेबोरेट करके बताया गया है और ये बताया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज द इमिग्रेशन। सेकेंडली ये बताया कि मॉडर्न नहीं है, बहुत टाइम से होता है और उसका एविडेंस भी मिल गया। ठीक है। लास्ट में द टर्म एथनिसिटी क्वेश्चन, तो एथनिसिटी को काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। थर्डली, तो तीन चीजें हमने अब तक पढ़ी, तीसरी चीज है ये एथनिसिटी। Ethnicity questions dominant and received wisdoms. In the recent study, German immigrants in the 19th century Britain, PP, I'll be calling him, ठीक है, PP, trenchly described it as the way in which members of a national, racial and religious grouping maintain an identity with people of the same community in a variety of official and non-official ways. So in the UK, the idea of municipalities' national curriculum is the subject of the intense debate. So what is ethnicity? All these people write of ethnicity as socio-psychological rather than anthropological. ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बस। तो अल्टीमेटली सारी कहानी का निचोड़ क्या निकाल के दे रहे हैं ये कि भाई एथनिसिटी क्या है? सोशियो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो एक सोशियो साइकोलॉजिकल है, एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं है। टेकिंग एथनिसिटी टू बी सब्जेक्टिव एंड ascribed rather than ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल। ठीक है भाई, तो उसको एथनिसिटी को सब्जेक्टिव और ascribed लेना है। अब लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब होता है, तो भाई देखो, मुझे एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब नहीं आता था, अब आ गया समझ में, बताता हूँ कैसे आया। सोशियो साइकोलॉजिकल का मतलब तो समझ आता है, सोशियो मतलब सोशली रिलेट कर रहा है। एंथ्रोपोलॉजिकल नहीं पता था, लेकिन जो पढ़ा ना मैंने उससे समझ आ गया कि सब्जेक्टिव और एस्क्राइब्ड है, ऑब्जेक्टिव और आइडियल नहीं है। ऑब्जेक्टिव और आइडियल का मतलब होता है जो उस
जगह से जुड़ा हुआ रहे। तो ये जगह से जुड़ी हुई चीज नहीं है और ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाइनरी नहीं है कि हाँ है या ना है। ये सब्जेक्टिव है, काफी अच्छे से डिस्क्राइब की जा सकती है, डिस्क्राइब होती है, डिस्कशंस हो सकते हैं, डिबेट्स हो सकते हैं, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और एंथ्रोपोलॉजिकल का मतलब जो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, वेदर इट रिलेट्स टू द प्लेस। ठीक है, इट रिलेट्स टू द प्लेस। आई होप पैसेज समझ आ गया। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल के आया कि दे आर टॉकिंग अबाउट इमिग्रेशन, एथनिसिटी। दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इमिग्रेशन की वजह से एथनिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग टू से दैट इमिग्रेशन इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर नाइदर यूएस नॉर ब्रिटेन। ठीक है, एंड इट्स बीइंग हैपनिंग टिल फ्रॉम 18th सेंचुरी। मास मूवमेंट हुए हैं पॉपुलेशन के, उसके थ्रू इन्होंने समझाने की कोशिश की है, प्लस इन्होंने ये बताया है कि एथनिसिटी क्या है। ओके, और ब्रिटेन जो है वो उसको पढ़ने की अब कोशिश कर रहा है, और एथनिसिटी को किस तरह से समझाना चाहिए ये भी इन्होंने लास्ट में कंक्लूड कर दिया है। आई होप पैसेज इज क्लियर। इज द पैसेज क्लियर? Yes, so तब जाग रहे हैं, सब सो गए? लग ओहो, रहे हैं सर। जग जाग रहे हैं सर। जग रहे हैं सर, जग रहे हैं। स्टूडेंट्स काफी कम हो गए, 15 ही रह गए। 25 से शुरू किया था हमने, मुझे लगता है Yes, बाकी तो sir. सो ही गए। बहुत बढ़िया, खैर कोई बात सर नहीं। बीए करा दो थोड़ी देर। हम्म, क्या रखवा दूं? सर थोड़ी देर में बीए करा दूं। आपकी आवाज कट गई, सॉरी सार्थक। सर सार्थक इज सेइंग कि आप थोड़े वर्बल के क्वेश्चंस करवा दो, लाइक पैराजंबल समरी वाले सब थोड़े से वो करा ठीक है, दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूंकि ये पैसेज समझ आ गया, तो इसकी कोई क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करना है? अच्छा, ये तो हमने कर ही लिया। सर सारे। ओके, पहले मुझे बता दो कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, 17 to 24 क्विकली बताइए। 13, 15, 16, ठीक है। एक काम करिए, फटाफट से अपने क्वेश्चंस टाइप करिए जो 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 डिस्कस करवाने हैं। सर बीए के। हाँ हाँ, वी के। अच्छा, वो सिर्फ पैरा मैं जंबल्स। पेरेंट्स के बोल रहे थे हम। किसके बोल रहे थे माना? सिर्फ पैरा जंबल्स। अच्छा, पैरा जंबल्स करने। पैरा पैरा जंबल्स जंबल्स। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्या? सर मतलब यही रहता है कि आंसर होगा 3214, वो 3241 हो जाता है। यस सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, ओके, समझ गया। तो एक काम करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, नहीं समझ आएगा क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि भाई ये वाला सेंटेंस कैसे होगा। मे भी शायद कोई प्रोनाउन से, कोई लिंक से, कोई ट्रांजिशन से। हमें इसकी क्लास करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस को कैसे समझना चाहिए। विल दैट ठीक। वर्क, या आप जानना चाहेंगे कि सर ये बता दो, आप तो कोई बात नहीं सर, सेपरेट क्लास रख लेना अगर सब अग्री करें तो, क्योंकि वो ऑड वन आउट भी है। हाँ, उसकी भी क्लास अलग से नहीं। एक हाँ, ऑड वन डालेंगे। आउट की भी रख लेंगे, वैसे ऑड वन यस आउट सर, ज़्यादा लास्ट वीक आसान है। करवा देना। यस सर, नेक्स्ट क्लास में करा दो। ठीक है, एक चीज़ मुझे पूछनी है, आप बिफोर आई टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास, एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा एवरीबडी, कि आप मुझे परसेंटेज बताइएगा। यानी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके जंबल वाले के, पैरा जंबल के, उसमें से 8 करेक्ट हैं, 9 करेक्ट हैं, 7 करेक्ट हैं, मतलब कम से कम 60% या उससे ऊपर का रेशो आ रहा है करेक्ट होने का। ये मुझे जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दोज पीपल जिनका मार्क्स कम आ रहा है, जिनका परसेंटेज कम बन रहा है ना, दिमाग मत लगाओ गाइस, क्योंकि जितना दिमाग इसमें लगाओगे उससे ज्यादा तुम अपने आरसी को करेक्ट कर लोगे, उसमें ज्यादा चांसेस है तुम्हारे आरसी करेक्ट करने के। तो वो मेरा सजेशन रहेगा आपको, जिससे क्या कि नेगेटिव मार्क्स ना आए अगर आपका 60% से कम स्कोर आ रहा है तो। मतलब ये नहीं है कि आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे या मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, बट फिर भी कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी बूस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास हार्डली 25 डेज बचे हैं। दैट्स वाई आई जस्ट टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। 13th है, 15th है, 16th है। 13 भाई, why does the passage indicate that England was this? तो हमने डिस्कस किया था, मतलब एक साथ मिल करके अलग अलग एथनिसिटी से बना हुआ है ये। That's what he tried to highlight that. तो Britain has always been a collection of ethically composite groups. A exact match कर रहा है इससे, that's why A should be the answer. हर्षित, 13 का कोई और आंसर आपने मार्क किया था, तो वो क्यों किया था, मतलब कौन सा किया था वो बता दो फटाफट से, मैं रीजन दे दूं व्हाई इट इज रॉन्ग। हर्षित है भी या चला गया? हेलो। यस उदयदीप।
सर मैं ऐसे पूछा था, जैसे अपन ने पहले एक आरसी अटेम्प्ट करी हम्म सर, उसके बाद बीए की मतलब अपन सेक्शन में क्या पिक करें, आप बता सकते हैं एक बार कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? या वी डिड द सेम। मैंने हर पैसेज ऐसे ही पढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप। मैंने पहले पैसेज पढ़ा, उसके बाद आई मूव टू द क्वेश्चंस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि क्वेश्चंस की जो चॉइसेस हैं वो मुझे आंसर नहीं देती हैं, वो मुझे ट्रैप करती हैं। तो मेरा और अल्टीमेटली मोटो क्या है? मोटो ये है कि हम कॉम्प्रिहेंशन ठीक से करें पैसेज का, कि हम आंसर्स करेक्टली दे पाएं। तो इसलिए हमें पैसेज को समझना जरूरी है बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चंस। अनलेस वी डोंट अंडरस्टैंड द पैसेज, तब तक जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैसेज की अगर मैं बात करूं, तो इस पैसेज के अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे रखी है। तो अब यहाँ क्वेश्चंस भी उसी तरह के दे रखे हैं। देखिए आप, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है प्राइमरी पर्पस क्या है, टॉपिक क्या है, इन्फर क्या कर सकते हैं। नहीं, आप देखिए मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। हाँ, नो नो सर, आई एम आस्किंग कि अपन जैसे अपन ने एक आरसी कर ली, उसके बाद जैसे पैराजम्बल्स वगैरह की समरी वगैरह के क्वेश्चंस करें, फिर दोबारा आरसी करें, तो कितना टाइम अपन इनको दे सकते हैं इंडिविजुअली? अच्छा 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 अच्छा, अंडरस्टूड। तो उदय, ये सबके लिए अलग अलग होगा, और मैं चाहूंगा कि जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें एक्सपेरिमेंट करके चेक करें कि क्वेश्चन के ऑर्डर आपके लिए कौन सा सूटेबल है सबसे ज्यादा। ये इसका सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि इट वर्क्स, सबके लिए अलग अलग चीजें काम करती हैं। तो आप जब करेंगे खुद के लिए अलग अलग मॉक में, आप अलग अलग ट्राई करके देखें, जिसमें ज्यादा आपका कंफर्टेबिलिटी रहा, टाइम बचा, मार्क्स अच्छे आए, उसको आप कंटिन्यू करके देखें 2 से 3 बार लगातार। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। Welcome. 15th. Why, according to the author, has the idea of one history, one people, fight for this Britain has displaced? Why? Why he's asking. So, हर्षित, आई थिंक अब ये पैसेज समझ, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा 13th वाला, राइट? यस सर। ठीक है, 15th में आते हैं कि भाई why according to the author has the idea this been displaced? ये क्यों हट गया? इसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है क्यों हट गया। Yeah, because ethnicity as much as class or nation must be a part of historian's project has gone. Why it has gone? Because इतनी ज्यादा एथनिसिटी वहां पे आ गई, अलग अलग तरह के लोग आ गए, तो एक वन नेशन वन हिस्ट्री हो ही नहीं सकता, स्पेशली वाइट्स। तो इसको जो आंसर चॉइस पिक करेगा वही आंसर होगा। सो सी इज द आंसर। Immigration has resulted in the expansion of Britain's culture and ethnic heritage, इसलिए इट्स नॉट पॉसिबल कि एक हिस्ट्री जो वाइट पीपल की है वो वाइट पीपल तक ही सिमिटेड रहे। दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। आई होप 15th करेक्ट है, मतलब समझ आ गया है, सॉरी। 16th, when the author says ethnicity as much as a class or a nation must be part of historian's project. So when did he say so? So when he said what he wanted to do by saying this, obviously it is no different than 15th question, it is no different than 13th। ये सारे तीनों एक ही जगह से निकाल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इससे पता लग रहा है कि आपको उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बट सिमिलरली जो यही बात कहेगा वही आंसर होगा। So he implies that there cannot be a common history of a nation as manifold history of its immigrant group must be taken into account. Going in the same way, next question is 19th. Okay, here it is. ऑड वन आउट चूज करना है, ठीक है। हाँ, ये समझना है मुझे कैसे आप लोग गलत करते हो। पायल, आर यू देयर? आर यू लेफ्ट? Yes, यू sir. देयर? बेटा बताओ मुझे कैसे अप्रोच करते हो इन क्वेश्चंस को। So first I read all the sentences and then try करती हूँ कि पूरा मतलब एक दूसरे से लिंक हो ये, मतलब जो देखो, पहली चीज जो नहीं करनी है और वो है कीवर्ड मैच नहीं करना। सॉरी पायल, मैंने आपको बीच में रोका, बोलिए। मतलब मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि जो लास्ट मतलब वो सेंटेंस एंड हो रहा है वो किसी से स्टार्टिंग से ऐड हो, समथिंग ऐसे ट्राई करती हूँ, और लास्ट में एंड में जाती हूँ 2 ऑप्शन पे जाती हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ, और फिर जो मैं नहीं पिक करती हूँ वही सही निकलता है। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। सो डाउन टू टू तक पहुंचना मुश्किल है, वहां तक भी आप पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लास्ट वाला जो स्टेप है वो क्लियर नहीं हो पाता, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट। यस सर। ठीक है। सो आई मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन विल बी हैविंग क्लास ना, वील डिस्कस अबाउट इट। पर मैं अभी 1-2 क्लास और आरसी की करूंगा, जिससे थोड़ा सा आरसी में आपको और कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद आई विल बी जंपिंग टू दिस ग्रामर वाला पार्ट। ठीक है? यस सर। ओके। ओके, तो हमें पता है इसका आंसर सी। आपने क्या मार्क किया था पायल?
19th का आंसर So statined. This is the possibility that many reputable astronomers regard as almost inevitable. Okay. 20th is about the order. ठीक है. 21st is about okay again the parajumbles. Okay. तो इन क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं आती आप लोग. You are able to do this ना, capture the best essence of the text. ये हो जाता है. Yes sir, para Yes, summary sir. हो जाता है. ठीक है. ठीक है guys, I'll note it down. मैं ध्यान रखता हूँ उस चीज़ को. नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट हाउ टू डील विथ these type of questions. What do you call पैराजम्बल्स. तो पैराजम्बल्स को डिस्कस करेंगे हम, ऑड वन आउट को डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर ही. बट उसके पहले थोड़ा सा और मैं आरसी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस एज यू ऑल नो आरसी के आते हैं. हमें थोड़ा बिल्डअप हो रहा है अंडरस्टैंडिंग. अलग अलग टाइप के पैसेज हमने देखे, इस मॉक में भी आपने सॉल्व किए और हमने अभी देखे उनको कैसे सॉल्व करना है अलग अलग. क्लेम एविडेंस रिलेशनशिप को हमने अंडरस्टैंड किया एंड आई एम श्योर कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. थोड़ा बहुत आरसी करेंगे, उसके बाद विल जंप टू द ग्रामर पार्ट. हाँ, एक और बात, डोंट अंडर एस्टिमेट द रीडिंग ऑफ द पैसेजेस, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपके इन पैराजम्बल्स और ऑड वन आउट में हेल्प करने वाले. ठीक है. तो आई गेस दिस इज इट गाइस. आई होप ये जो क्लास हुई है इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा कि हाउ एग्जैक्टली यू सपोज टू अंडरस्टैंड एंड द मॉक टेस्ट एनालिसिस. अगली बार जब मॉक देने वाले हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस हैं उनको कैसे करना है, आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा. ग्रामर वाला पार्ट नहीं आया, विच आई टोटली अंडरस्टैंड. आने वाली 2-3 क्लासेस के बाद वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you, sir. Thank you. Thank you sir. थैंक Thank you, sir. you everybody. All the best. Thank you. Take care.